हेलो एवरीवन, आई एम आयुष एंड वेलकम बैक टू एनजी कोड। आज की वीडियो में हम लोग वीक 10 का कंप्यूटेशनल थिंकिंग का ग्रेडेड असाइनमेंट कंप्लीट कर रहे होंगे। ठीक है, सिंस हम लोग ने जो इसके लास्ट वाली हम लोग ने कुछ वीडियोस पहले वीक 10 के जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे जो कि हमें सीखने थे बिफोर कमिंग टू द क्वेश्चंस वो कर लिए थे। तो अब जो है वो सही टाइम है कि हम लोग ग्रेडेड असाइनमेंट को कर रहे हो। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम जल्दी से हम लोग चलते हैं अपनी क्वेश्चंस की तरफ। तो अब हम लोग सॉल्व करने वाले हैं वीक 10 का ग्रेडेड असाइनमेंट। ठीक है, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे जो कि ज़रूरत थे जो कि हम लोग को सीखना था वो हम लोग ने देख लिए। अब हम लोग जो है एप्लीकेशन करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जिससे जो है और ज़्यादा चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो पहला क्वेश्चन मेरे पास आता है, the following pseudocode is executed using the scores table. At the end of the execution, matrix represents the adjacency matrix of the graph generated from the scores table. ठीक है, हमें क्या बताना है? Following pseudocode is उतना at the end of the matrix represent the adjacency matrix of the graph. ठीक है, समझ गया। ओके, तो अब हमें क्या करना है, देखो पहले हम सूडो कोड पढ़ते हैं। तो डी अपना क्या है, एक एम्प्टी डिक्शनरी है। फिर अपना वाइल लूप चल रहा है। वाइल लूप क्या करेगा, वाइल टेबल वन हैज मोर रोज, रीड द फर्स्ट टू एक्स इन टेबल वन, यानी एक एक करके हम सारे स्टूडेंट्स को देख रहे होंगे। उसके बाद डी ऑफ सीक्वेंस नंबर इज इक्वल्स टू ये वाली वैल्यू। ये वैल्यू क्या है, दिस वैल्यू इज अ डिक्शनरी जिसमें अपने पास तीन कीज़ हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, यानी कि पी, सी और एम। पी में हम लोग स्टोर कर रहे हैं वैल्यू क्या, एक्स डॉट फिजिक्स, मतलब एक्स जो स्टूडेंट आया था उस स्टूडेंट के फिजिक्स मार्क्स। सी में स्टोर करेंगे उस स्टूडेंट के केमिस्ट्री मार्क्स। एम में स्टोर करेंगे उस स्टूडेंट के मैथ मार्क्स। तो यहाँ पे जो अपनी डिक्शनरी है उसमें हर एक स्टूडेंट के लिए एक डिक्शनरी स्टोर होगी, हर एक स्टूडेंट आईडी के लिए, और उस डिक्शनरी में उस स्टूडेंट के फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के मार्क्स होंगे। तो यहाँ पे डिक्शनरी दिख कैसी रही होगी, सबसे पहले मेरे पास मान लो आया जीरो आईडी वाला स्टूडेंट, तो ये आया जीरो आईडी वाला स्टूडेंट। इसके लिए फिजिक्स में कितने मार्क्स थे, केमिस्ट्री में कितने मार्क्स थे, मैथ में कितने मार्क्स थे, ऐसे अपने पास एक डिक्शनरी स्टोर हो जाएगी जीरो आईडी वाले स्टूडेंट के पास। फिर उसके बाद मेरे पास आएगा नेक्स्ट, एक सेकेंड, उसके बाद मेरे पास आएगा नेक्स्ट स्टूडेंट, मान लो वन। वन के लिए भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। फिर मान लो मेरे पास आया सेकेंड स्टूडेंट, तीसरा स्टूडेंट आ गया, तो इसके लिए भी फिजिक्स के मार्क्स, केमिस्ट्री के मार्क्स कितने थे, मैथ के मार्क्स कितने थे। तो ऐसे करते करते जब तक मेरे पास सारे स्टूडेंट का डेटा इस डिक्शनरी में नहीं आ जाता तब तक हम लोग इस डिक्शनरी में ऐसे करके हर एक स्टूडेंट आईडी के लिए उसके फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के मार्क्स को स्टोर कर रहे होंगे। ठीक है, तो जब अपना वाइल लूप खत्म होगा तब अपने पास सारे स्टूडेंट के फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के मार्क्स जो हैं वो आ जाएंगे। ओके, अब हमें क्या करना है, कोड में आगे क्या बोल रहा है, मैट्रिक्स पी एच इज इक्वल्स टू गेट एडजेंसी मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ऑफ डिक्शनरी, और यहाँ पे क्या है पी। तो हम लोग बेसिकली क्या पास कर रहे हैं, यहाँ पे देखो हम लोग फिजिक्स के मार्क्स स्टोर कर रहे हैं पी में, सी में केमिस्ट्री के, मैथ के मार्क्स एम में। तो हम लोग यहाँ पे अपने फंक्शन में क्या पास कर रहे हैं, डिक्शनरी और पी। तो बेसिकली हम लोग इनपुट क्या दे रहे हैं, जो हम लोग ने ये वाली डिक्शनरी बनाई ये हम लोग इनपुट देंगे अपने फंक्शन को, और साथ में हम लोग का जो सब्जेक्ट होगा उसका पहला लेटर हम लोग इनपुट दे रहे हैं। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं अपने प्रोसीजर पे। प्रोसीजर में क्या है मेरे पास, प्रोसीजर में मेरे पास है डिक्शनरी एंड मेरे पास है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, जो हम लोग को इनपुट मिल रहा होगा, जैसे कि यहाँ पे हमें इनपुट क्या मिला, पी, यानी सब्जेक्ट कौन सा हमें मिल रहा है, फिजिक्स, पी। ठीक है, अब देखो आगे, तो जब अपने पास इस वाले प्रोसीजर में जो अपनी मैट्रिक्स थी वो आ जाएगी, फिजिक्स की मैट्रिक्स। ठीक है, फिजिक्स की अपना क्या कहते हैं, डिक्शनरी आएगी, सबसे पहले डिक्शनरी आएगी और उसका हमारे पास सब्जेक्ट आ जाएगा। फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, एन इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ कीज ऑफ डी। अपने पास डिक्शनरी में क्या है, हर एक स्टूडेंट प्रेजेंट है एज अ की। तो कीज ऑफ डी मुझे क्या देगा, कीज ऑफ डी मुझे क्या दे रहा होगा, डिक्शनरी, वो मुझे एक लिस्ट देगा। उस लिस्ट में अपने पास हर एक स्टूडेंट की आईडी जो है प्रेजेंट होगी। अब इसमें सारे स्टूडेंट की आईडीज़ हैं, अगर मैं इसी लिस्ट पे लेंथ फंक्शन लगा दूं तो वो मुझे क्या रिटर्न कर रहा होगा, वो मुझे रिटर्न कर रहा होगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन दी क्लास। कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट होंगे वो मुझे पता चल जाएगा। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू क्रिएट मैट्रिक्स एन कॉमा एन, यानी नंबर ऑफ रोज भी मेरे पास एन स्टूडेंट है एंड नंबर ऑफ कॉलम भी मेरे पास एन स्टूडेंट ही है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक मैट्रिक्स बना रहे हैं, उस मैट्रिक्स में अपने पास एन रोज एंड एन कॉलम्स होने वाले हैं। तो देखो वो मैट्रिक्स कैसे दिखेगी, अपने पास इस टाइप की कुछ मैट्रिक्स बनेगी, एक सेकेंड, इस टाइप की कुछ मैट्रिक्स बनेगी।
जिसमें अपने पास नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो सेम होंगे, क्योंकि n कॉमा n है। तो जितने अपने पास नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं उतने ही मेरे पास रोज और कॉलम होने वाले हैं। तो मान लेते हैं 4 स्टूडेंट थे, तो कैसा होगा 0 1 2 3, फिर सिमिलरली 0 1 2 3, ऐसे करके मेरे पास रोज और कॉलम सेटअप हो जाएंगे। उसके बाद फॉर ईच आई इन रोज ऑफ मैट्रिक्स, हम लोग एक वेरिएबल ले रहे हैं आई, वो हम लोग का फॉर लूप किस पे चलेगा, रोज ऑफ मैट्रिक्स पे, तो वो किस पे चल रहा है 0 पे, फिर आई जाएगा 1 पे, फिर 2 पे। ठीक है, अब देखो जैसे ही मेरा ये फॉर लूप सेटअप हुआ, इसके अंदर मैंने एक और फॉर लूप लगाया फॉर ईच जे इन कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स। तो अपना जे कहाँ पे चल रहा है, जे चल रहा है मेरे पास कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स में, यानी कि अब मेरा जे कहाँ पे इनिशियलाइज हो गया 0 पे कॉलम्स में। ठीक है, फिर अब इसके बाद मैं देख रहा हूँ इफ़ आई इज़ नॉट इज इक्वल्स टू जे, यानी कि अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो ही हम लोग इस वाले स्टेप को परफॉर्म कर रहे होंगे। ठीक है, तो देखो कैसे चलेगा, यहाँ पे ये अभी 0 है एंड ये 0 है, यानी दोनों बराबर हैं, तो यहाँ पे इफ़ इसको स्किप कर देगा, अंदर वाला लूप अपनी नेक्स्ट आइट्रेशन पे जाएगा, यानी जे कहाँ पे आ गया, जे आ गया 1 पे। अब अपने पास आई और जे बराबर नहीं है, आई 0 पे है, जे 1 पे है। उसके बाद हम लोग क्या देख रहे हैं, डिफरेंस इज इक्वल्स टू डी ऑफ आई ऑफ सब्जेक्ट माइनस डी ऑफ जे ऑफ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है अपने पास, क्या रिसीव हुआ है हमें, पी, पी मतलब फिजिक्स। तो डी ऑफ आई ऑफ सब्जेक्ट, आई क्या था 0 आई डी, सब्जेक्ट क्या था पी, जे क्या था 1, सब्जेक्ट क्या था पी, यानी कि 0 स्टूडेंट के फिजिक्स में जो मार्क्स हैं माइनस जे स्टूडेंट के फिजिक्स में जो मार्क्स हैं, फर्स्ट स्टूडेंट के फिजिक्स में जो मार्क्स हैं, 1 आईडी वाले के फिजिक्स में जो मार्क्स हैं, अगर इन दोनों का डिफरेंस मुझे क्या कहते हैं कहाँ पे स्टोर कर लेना है, डिफ में। फिर मैं यहाँ पे देखता हूँ इफ 10 इज लेस देन इज इक्वल्स टू डिफ एंड डिफ इज लेस देन इज इक्वल्स टू 20, यानी जो हम लोग ने डिफ कैलकुलेट किया इस स्टूडेंट एंड इस स्टूडेंट के फिजिक्स के मार्क्स में, जो हम लोग ने डिफरेंस कैलकुलेट किया, अगर वो डिफरेंस मुझे 10 से 20 के बीच में देखने को मिलता है तो मैं मैट्रिक्स ऑफ आई ऑफ जे में 1 कर दूंगा, यानी मैट्रिक्स में अब 0 रो एंड जे कितना है मेरा 1, तो मैं इनके बीच में 1 सेटअप कर रहा हूँ, यानी मैंने क्या किया 0 से 1 तक एक एज को बना दिया, 0 से 1 तक एक एज को बना दिया। तो ये एज मैं कब बनाने वाला हूँ, ये एज मैं तब बनाऊंगा जब मेरे पास अगर कोई भी स्टूडेंट आई है एंड स्टूडेंट जे है, अगर उस स्टूडेंट आई के सब्जेक्ट में जो मार्क्स हैं, जो भी सब्जेक्ट गिवन हो, आई के उस सब्जेक्ट में जो मार्क्स हैं माइनस डी के उस सब्जेक्ट में जो मार्क्स हैं, वो जो डिफरेंस मुझे मिल रहा है, जो जे के आई और जे के उस सब्जेक्ट में जो मार्क्स का डिफरेंस मिल रहा है, अगर वो डिफरेंस 10 से 20 के बीच में है या इंक्लूसिव ऑफ 10 एंड 20, तब मैं क्या कर रहा हूँ आई से जे तक, आई से जे तक मैं क्या कर रहा हूँ एज को बना दे रहा हूँ, आई से जे तक एज को बना दे रहा हूँ। तो यहाँ पे एक और चीज़ देखने वाली है, देखो अगर मेरे पास आई के मार्क्स यहाँ पे 20 थे एंड जे के मार्क्स थे 10, तो इनका डिफरेंस कितना आएगा 10। मान लो आई के मार्क्स थे 10 एंड जे के मार्क्स थे 20, तो यहाँ पे डिफरेंस कितना आता -10। क्या तब हम लोग आई से जे की तरफ अपना आई से जे की तरफ एज बनाते, नहीं बनाते, क्योंकि यहाँ पे जो डिफरेंस है वो 10 और 20 के बीच में नहीं है। तो इससे हमें पता क्या लगा कि जो आई के मार्क्स हैं, जो आई के मार्क्स हैं वो ज़्यादा होने चाहिए जे से, आई के जो मार्क्स हैं वो जे से ज़्यादा होने चाहिए। कितने ज़्यादा होने चाहिए, 10 से 20 के बीच में ज़्यादा होने चाहिए। तब मैं क्या कर रहा हूँ, तब मैं आई और जे के बीच में एज बना दे रहा हूँ। ठीक है, तो अब ये इतनी बात तो आपको समझ में आ गई। बेसिकली क्या होगा मैट्रिक्स में, जहाँ जहाँ भी मान लो मुझे इन जगह पे क्या दिख रहा है 1 दिख रहा है, इसका मतलब क्या है, फर्स्ट और 2 के बीच में मुझे 1 दिखा, यानी कि 1 से लेके 2 तक एक एज है, यानी 1 के जो मार्क्स हैं वो 2 से कितने ज़्यादा हैं, 10 और 20 के बीच में ज़्यादा हैं। फिर 2 और 1 के बीच में मुझे देखने को मिल गया। अब यहाँ पे एक चीज़ है ये ध्यान देने वाली है कि अगर 1 के मार्क्स 2 से ज़्यादा हैं तो 2 और 2 से 1 तक मुझे एज नहीं मिल सकती। ठीक है, अगर 1 के मार्क्स 2 से ज़्यादा हैं तो क्या 2 के मार्क्स भी 1 से ज़्यादा हो सकते हैं, नहीं हो सकते, तो इस जगह पे तो मुझे 0 ही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ है। बेसिकली हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जब भी मेरे पास स्टूडेंट आई के जो मार्क्स हैं वो स्टूडेंट जे से ज़्यादा मिलते हैं 10 से 20 के बीच में, तो मैं स्टूडेंट आई से स्टूडेंट जे की तरफ एक एज बना दे रहा हूँ, यानी मैट्रिक्स में मैं उनकी पोजीशन पे 1 को फिल कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये तो हमने देख लिया कि कैसे जो है चीज़ें चल रही हैं। एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे जो आइट्रेशंस हैं वो कैसे वर्क करेंगी, फिर उसके बाद आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो रही होगी। जैसे आपने देखा कि जे मेरा 1 पे आ गया था, अब मेरा जे कहाँ पे जाएगा 2 पे, फिर मेरा जे कहाँ पे जाएगा 3 पे। अब जैसे ही मेरा जे 3 पे गया, मैंने इस 0 रो के साथ, इस 0th रो के साथ सारे कॉलम को देख लिया, सारे कॉलम को देख लिया। अब क्या होगा, अब मेरी रो चेंज होगी, रो कहाँ पे आ जाएगी 1 पे। फिर मेरे पास जे कहाँ पे आएगा, जे 0 होगा, फिर जे 1 होगा, फिर जे 2 होगा, फिर जे 3 होगा। जब जे वहाँ पे ख़त्म हुआ, आई मेरा कहाँ पे आ जाएगा 2 पे। फिर से मेरा जे कहाँ पे चलेगा 0 1 2 3, फिर से मेरा आई जाएगा नेक्स्ट पे
एंड फिर से मेरा जे चलेगा 0 1 2 3। तो ऐसे करके अगर आप देखो, मैंने 0 के साथ सारे स्टूडेंट को कंपेयर कर लिया, 1 के साथ सारे स्टूडेंट को कंपेयर कर लिया, 2 के साथ भी सारे स्टूडेंट को कंपेयर कर लिया, एंड 3 के साथ भी सारे स्टूडेंट को कंपेयर कर लिया। तो इस तरीके से जो है हम लोग अपने मैट्रिक्स में हर एक एलिमेंट को देख रहे होते हैं। ये चीज़ हम लोग ने डिस्कस करी थी जब हम लोग अपना क्या कहते हैं इसका एक्सप्लेनेशन देख रहे थे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है इफ मैट्रिक्स पी एच ऑफ आई जे इज इक्वल्स टू 1 देन। तो इसका मैंने अभी आपको बताया कि आई और जे के बीच में अगर मुझे 1 देखने को मिल रहा है, इसका क्या मतलब है कि आई के जो मार्क्स हैं वो जे से ज़्यादा हैं, कितने, 10 से 20 के बीच में, यानी कम से कम 10 ज़्यादा होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 20 ज़्यादा होंगे, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते, ठीक है। तो आई स्कोर्ड एट मोस्ट 10 एंड एटलीस्ट 20। एटलीस्ट 20 का मतलब क्या है कि 20 से ज़्यादा, 20 या फिर 20 से ज़्यादा। तो यार ऑप्शन तो गलत हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा 20 ले सकता है, 20 से ज़्यादा नहीं ले सकता। फिर आई स्कोर्ड एटलीस्ट 10 एंड एटमोस्ट 20। हाँ, एटलीस्ट 10 कम से कम 10, एटमोस्ट 20 ज़्यादा से ज़्यादा 20। तो ये वाला ऑप्शन अपना करेक्ट है। जे स्कोर्ड एटलीस्ट 10 एंड एटमोस्ट 20 मोर मार्क्स। तो जे तो आई से ज़्यादा स्कोर नहीं करेगा, ये वाला ऑप्शन गलत। एंड जे स्कोर्ड, इसमें भी मोर मार्क्स है, तो ये भी गलत, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन अपना यहाँ पे क्या बनता है, ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड ऑन द अबव सूडो कोड। तो हमें बताना है यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो यहाँ पे हमसे कहा जा रहा है कि फॉर ऑल आई जे, हर एक स्टूडेंट के पेयर के लिए, फॉर ऑल आई जे, कुछ स्टूडेंट आई स्टूडेंट जे, इस पेयर के लिए अगर ये पेयर अलग अलग हैं, यानी स्टूडेंट जो हैं अलग अलग हैं इस पेयर में, तो मैट्रिक्स पी एच ऑफ आई जे प्लस मैट्रिक्स पी एच ऑफ जे आई इज इक्वल्स टू 1। क्या ये हमेशा ट्रू होगा? तो ऐसा बात नहीं सही है। क्यों नहीं सही है? हमसे ये कह रहा है कि अगर आई से जे के बीच में मुझे क्या कहते हैं कोई वैल्यू मिले, एंड जे से आई के बीच में मिले, तो ये हमेशा 1 के बराबर होगा। क्या ये हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? मान लो यहाँ पे आई के जो मार्क्स थे वो थे 80 एंड जे के मार्क्स थे 20। तो क्या आई मैट्रिक्स ऑफ आई ऑफ जे में क्या स्टोर हो रहा होगा? ज़ीरो स्टोर हो रहा होगा। ज़ीरो स्टोर हो रहा होगा क्योंकि आई के जो मार्क्स हैं वो ज़्यादा हैं जे से, लेकिन काफ़ी ज़्यादा हैं, 60 हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 20 हो सकते हैं, तभी एज बन रही होगी, ठीक है। फिर मैट्रिक्स ऑफ जे ऑफ आई क्या होगा? मैट्रिक्स ऑफ जे ऑफ आई क्या होगा? जे के मार्क्स कितने थे? 20 थे। आई के मार्क्स कितने थे? 80 थे। तो जे के तो जो मार्क्स हैं वो काफ़ी कम है, 80 से ज़्यादा होने चाहिए थे, तभी 1 होता। तो ये भी क्या हुआ? 0। अब आप यहाँ पे मैट्रिक्स ऑफ आई जे प्लस मैट्रिक्स ऑफ जे ही करो, 0 प्लस 0 कितना आ गया? 0। तो ये वाला ऑप्शन डायरेक्टली गलत हो गया, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन देखो, फॉर ऑल आई जे विद आई नॉट इज इक्वल्स टू जे, मैट्रिक्स ऑफ आई जे इज इक्वल्स टू 1। अगर मैट्रिक्स ऑफ आई जे 1 है, यानी कि आई से जे तक मेरे पास एक एज है, आई के जो मार्क्स हैं वो 10 से लेके 20 तक ज़्यादा हैं जे से, ठीक है। देन मैट्रिक्स ऑफ जे ऑफ आई इज इक्वल्स टू 0, यानी जे से आई तक मुझे एक भी एज नहीं मिल रही होगी। तो ये वाला ऑप्शन अपने पास करेक्ट है। खुद ही सोचो, अगर आई के जे से मार्क्स ज़्यादा थे तभी एज बनी, आई के जो मार्क्स थे वो जे से ज़्यादा थे तभी एज बनी। क्या जे से आई तक भी एज बन रही होगी? लेकिन आई के जो मार्क्स हैं वो तो जे से ज़्यादा हैं, तो क्या जे से आई तक एज बनेगी? नहीं बनेगी, क्योंकि जे के मार्क्स जो होंगे वो आई से कम होंगे, तभी मेरे पास आई से जे तक एज बन रही थी। लेकिन यहाँ पे जो मेरे पास है जे के मार्क्स होंगे वो कम होंगे आई से, तो मेरे पास जे से आई तक एज नहीं बनेगी। एंड स्टोर क्या हो रहा होगा जे ऑफ आई में? जे ऑफ आई में स्टोर हो रहा होगा 0, ठीक है। जे ऑफ आई में स्टोर हो रहा होगा 0। तो अपने पास ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या कहता है कि फॉर ऑल आई जे विद आई नॉट इज इक्वल्स टू जे, अगर मैट्रिक्स ऑफ आई जे इज इक्वल्स टू 0 देन मैट्रिक्स ऑफ जे आई इज इक्वल्स टू 1। क्या ये ट्रू होगा? एग्जाम्पल से देख लो, आई में मान लो 80 थे, जे में मान लो 20 मार्क्स थे, तो ये क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली 0। फिर जे में मान लो 20 थे, आई में 80 थे, क्या यहाँ पे एज बन रही होगी? नहीं बन रही होगी। तो इट इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू, इट इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू, ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, फॉर ऑल आई जे विद आई नॉट इज इक्वल्स टू जे, इफ मैट्रिक्स पी एच ऑफ आई जे इज इक्वल्स टू 1 देन जे ऑफ आई इज इक्वल्स टू 1। ये भी गलत हो जाएगा। अगर आई से जे तक 1 है तो जे से आई तक कैसे 1 हो सकती है? ठीक है, जे से आई तक कैसे 1 हो सकती है? फिर उसके बाद ऑप्शन ई क्या बोलता है, फॉर ऑल आई जे विद आई नॉट इज इक्वल्स टू जे, अगर अपने पास आई जे तक 0 है देन जे आई तक भी 0 होगा। क्या ये अपने पास ट्रू है ये वाला ऑप्शन? तो ये भी नहीं सही है। अगर आई से जे तक 0 है, क्या पता जे से आई तक 1 हो रहा हो, ठीक है, क्या पता जे से आई तक 1 हो रहा हो। मान लो आई के मार्क्स से 10 और जे के मार्क्स से 20, तो आई से जे तक 0 है। लेकिन अगर जे के मार्क्स से 20 एंड आई के मार्क्स थे 10, तो मेरा जे से आई तक यहाँ पे बन जाएगा और ये क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन भी
गलत है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमें कौन सा मिल रहा है? केवल ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कंसिडर द डिक्शनरी डी एंड द मैट्रिसेस मैट्रिक्स पी एच, मैट्रिक्स सी एच एंड द मैट्रिक्स एम ए कंप्यूटेटेड इन द प्रीवियस क्वेश्चन, यानी हमें पिछले ही क्वेश्चन को देखना है। फिर द फॉलोइंग सूडोकोड जनरेट द एडजेंसी मैट्रिक्स हेल्प। ठीक है, एक ये नई मैट्रिक्स बनाते हैं मैट्रिक्स हेल्प करके। लेट आई एंड जे बी इंडिसेस ऑफ टू स्टूडेंट, आई और जे मेरे पास दो स्टूडेंट के इंडिसेस हैं। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट गिवन बिलो, इट इज़ मल्टी सेलेक्ट क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? एन इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ कीज ऑफ डी, एन में क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ स्टूडेंट। मैंने मैट्रिक्स हेल्प नाम की एक मैट्रिक्स बना ली, उसमें क्या आ गया? नंबर ऑफ स्टूडेंट मेरे रोज में आ गए जितने थे, एंड उतने ही स्टूडेंट मेरे पास कॉलम्स में आ गए। फॉर आई इन रोज ऑफ मैट्रिक्स हेल्प, फॉर जे इन कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स हेल्प क्या हो रहा है यहाँ पे? हम लोग एक एक स्टूडेंट को हर बार करके देखेंगे, हर एक एलिमेंट को। पहले इस पे रुकेंगे, इस स्टूडेंट का पेयर इसके साथ देखेंगे, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ। फिर इसका पेयर इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ। फिर इसका पेयर इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ। इस तरीके से हम सारे पेयर को चेक करने वाले हैं। अब अगर मैट्रिक्स ऑफ आई जे, अब यहाँ पे वो क्या बोल रहा है? यहाँ पे हमसे क्या बोल रहा है कि जे एन आई, ओके, मैट्रिक्स हेल्प ऑफ आई जे इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स सी एच ऑफ आई जे प्लस मैट्रिक्स पी एच ऑफ आई जे प्लस मैट्रिक्स एम ए ऑफ आई जे। ओके, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है? मैट्रिक्स सी एच वाली जो अपनी मैट्रिक्स बनी है उसमें क्या है? उसमें मेरे पास आई से जे तक 1 स्टोर हो रहा होगा या फिर 0 स्टोर हो रहा होगा। 1 कब स्टोर होगा? अगर आई के जे में मार्क्स कितने हैं? 10 से 20 के बीच में ज़्यादा हैं। एंड 0 कब स्टोर हो रहा होगा? अगर आई से जे के मार्क्स कितने हैं? 10 से 20 के बीच में नहीं है, ठीक है, ज़्यादा। तो यहाँ पे क्या होगा? 0 स्टोर होगा। सिमिलरली फिजिक्स में एंड सिमिलरली मैथ में। तो मैट्रिक्स पी एच ऑफ आई ऑफ जे, यानी कि जो हम लोग ने अब मैट्रिक्स हेल्प जो हम लोग बना रहे हैं, मैट्रिक्स हेल्प जो बना रहे हैं, उसमें आई से जे तक मैं यहाँ पे कुछ वैल्यू स्टोर करूँगा। आई से जे के आई रो एंड जे कॉलम, यानी कि आई स्टूडेंट और जे स्टूडेंट के साथ जो मैं वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ वो क्या होगी? वो होगी मैट्रिक्स सी एच में जो वैल्यू थी, प्लस मैट्रिक्स पी एच में जो वैल्यू थी, प्लस मैट्रिक्स एम ए में जो वैल्यू थी। यानी कि मान लो अगर स्टूडेंट आई यहाँ पे जो है जे से, स्टूडेंट आई जो है यहाँ पे जे से तीनों सब्जेक्ट में 10 से 20 के मार्क्स जो है ज़्यादा ला रहा है, तो मैट्रिक्स सी एच में भी 1 आ रहा होगा, मैट्रिक्स पीएच में भी 1 आ रहा होगा, मैट्रिक्स एमए में भी 1 आ रहा होगा। इन तीनों को प्लस करके मैंने कहाँ पे स्टोर कर दिया? 3 में स्टोर कर दिया, मतलब मैट्रिक्स हेल्प में 3 स्टोर कर दिया। अगर इनमें से किसी दो सब्जेक्ट में ही आई के जो मार्क्स थे वो जे से ज़्यादा थे, 10 और 20 के बीच में, तो क्या होता? तो यहाँ पे 2 स्टोर होता। लेकिन अगर एक ही सब्जेक्ट में होता कि आई के जो मार्क्स हैं वो इन तीनों में से किसी भी एक ही सब्जेक्ट में है, तो मान लो केमिस्ट्री में, तो इसमें 1 होता, इसमें 0 एंड इसमें 0, तो मैट्रिक्स हेल्प में क्या स्टोर होता? 1 स्टोर होता। और अगर मान लो किसी में भी आई के जो मार्क्स हैं वो जे से ज़्यादा नहीं है, तो वहाँ पे 0 0 0 तीनों में स्टोर होता एंड मैट्रिक्स हेल्प में क्या स्टोर हो जाता है? 0। तो बेसिकली मैट्रिक्स हेल्प में एक स्टूडेंट आई से लेके स्टूडेंट जे तक 3 वैल्यू स्टोर होगी, अगर क्या कहते हैं वहाँ पे आई और आई ने जे से ज़्यादा 3 सब्जेक्ट में स्कोर किया हो 10 और 20 के बीच में। फिर अगर क्या कहते हैं 2 स्टोर होगी अगर 3 में से किन्हीं भी 2 सब्जेक्ट में आई ने जे से ज़्यादा स्कोर किया हो। 1 होगा अगर आई ने 3 में से किसी भी एक सब्जेक्ट में आई जो है जे से ज़्यादा स्कोर कर रहा हो, एंड 0 होगा अगर आई जो है किसी भी सब्जेक्ट में जे से ज़्यादा स्कोर नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमसे बोल रहा है कि मैट्रिक्स हेल्प ऑफ आई जे जो है उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है? 0 से 3 के बीच में। 0 इज लेस देन इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स हेल्प, यानी मैट्रिक्स हेल्प ऑफ आई जे जो है वो कम से कम 0 होगी एंड मैक्सिमम 3 हो सकती है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे जो है ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन बी क्या बोलता है? ऑप्शन बी बोलता है कि मैट्रिक्स हेल्प ऑफ आई जे प्लस मैट्रिक्स हेल्प ऑफ जे आई इज लेस देन इज इक्वल्स टू 3। लेस देन इज इक्वल्स टू बोला है उसने, लेस देन इज इक्वल्स टू, तो ये करेक्ट होगा, ठीक है। तो ये करेक्ट होगा। मान लो जो है आई जो है किसी भी सब्जेक्ट में जे को ज़्यादा नहीं कर रहा है या फिर बहुत ज़्यादा कर रहा है, तो वहाँ पे आई से जे तक उसे क्या मिला? 0 मिला तीनों सब्जेक्ट में, तो मैट्रिक्स हेल्प ऑफ 0। जे से आई तक भी मान लो 0 ही थी तब भी 0, तो 0 प्लस 0 मेरे पास कितना हो जाएगा? 0 प्लस 0 हो जाएगा मेरे पास लेस देन 3। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देने वाली है, ठीक है। हाँ ठीक है, देखो क्या यहाँ पे इसकी वैल्यू कभी भी 3 से ज़्यादा हो सकती है? मैं मान लेता हूँ 4 हो रही है। 4 कैसे हो रही है? मान लो इधर भी 2 हो इधर भी 2 हो, क्या ये चीज़ पॉसिबल है?
नहीं है पॉसिबल। क्यों नहीं है पॉसिबल? इसका मतलब क्या है कि आई ने जे से ज़्यादा 2 सब्जेक्ट में स्कोर किया है एंड जे ने आई से ज़्यादा 2 सब्जेक्ट में स्कोर किया है। क्या ये हो सकता है? मेरे पास टोटल ही 3 सब्जेक्ट हैं। अगर आई जे से ज़्यादा 2 सब्जेक्ट में स्कोर करता है तो जे जो है वो ऑलरेडी आई से ज़्यादा जो है 2 सब्जेक्ट में स्कोर नहीं कर सकता, तो वो केवल एक में ही कर सकता है। तो अगर मान लो आई ने जे से ज़्यादा स्कोर किया है 2 सब्जेक्ट में एंड जे ने आई से ज़्यादा स्कोर किया है 1 सब्जेक्ट में, वो एक ही में कर पाएगा। ऐसा तो नहीं है कि ये 2 में कर दे। 2 में तो नहीं कर सकता क्योंकि 2 में इसने कर रखा है। 3 सब्जेक्ट थे, मान लो इसमें आई ने ज़्यादा स्कोर किया, इसमें आई ने ज़्यादा स्कोर किया। अब आप कह रहे हो कि जे ने भी आई से ज़्यादा स्कोर किया है 2 सब्जेक्ट में, लेकिन वो कैसे पॉसिबल है? आई ने तो एक में कर रखा है। मान लो जे ने एक में किया था, अब वो एक ही में कर पाएगा, तीसरे में तो नहीं कर पाएगा, ठीक है? चौथे में नहीं कर पाएगा, चौथा सब्जेक्ट तो है ही नहीं। तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 3 हो सकती है, ठीक है? मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 3 हो सकती है। तभी ये वाला ऑप्शन भी अपने पास करेक्ट होगा। फिर उसके बाद मैट्रिक्स हेल्प ऑफ आई जे इज़ नॉट इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स हेल्प ऑफ जे आई, यानी कि ये दोनों कभी भी बराबर नहीं होंगे, तो इट इज़ नॉट ट्रू। क्या पता आई ने जे से ज़्यादा किसी भी सब्जेक्ट में ना स्कोर किया हो एंड जे ने जो है बहुत ज़्यादा स्कोर किया हो, तो दोनों में वैल्यू हमें ज़ीरो देखने को मिलेगी, ठीक है? फिर इफ़ मैट्रिक्स हेल्प ऑफ आई जे इज इक्वल्स टू ज़ीरो, देन मैट्रिक्स हेल्प ऑफ एक सेकेंड, इफ मैट्रिक्स हेल्प ऑफ आई जे इज इक्वल्स टू ज़ीरो, देन मैट्रिक्स हेल्प ऑफ आई जे इज इक्वल्स टू 3। तो ये तो ऑब्वियसली गलत है। यहाँ पे तो उसने आई जे ही अगर 0 है तो आई जे 3 कैसे होगा, है ना? इफ मैट्रिक्स हेल्प ऑफ आई जे इज इक्वल्स टू 3, देन मैट्रिक्स हेल्प ऑफ आई जे इज इक्वल्स टू 0। आई गेस ये जे आई होगा, मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ। नहीं, ये एक्चुअल में ऐसे ही है, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत होगा, ठीक है? अगर आई जे तक 3 है तो आई जे तक 0 कैसे होगा, ठीक है? तो ये दोनों ऑप्शन भी गलत हैं। इसमें हमें 2 ही ऑप्शन सही मिले, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। At the end of the following pseudocode, A captures the number of distinct pair of students who can help each other in at least one subject. तो A क्या कैप्चर कर रहा है? नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट पेयर। वो बेसिकली पेयर्स को काउंट कर रहा है। किन पेयर्स को काउंट करेगा? हु कैन हेल्प ईच अदर इन एटलीस्ट वन सब्जेक्ट, कम से कम एक सब्जेक्ट में हेल्प कर सकते हो, मैं उन पेयर को कैप्चर कर रहा हूँ। किसमें? ए में। बी कैप्चर्स द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट पेयर ऑफ स्टूडेंट वेयर वन कैन हेल्प अदर इन ऑल द सब्जेक्ट। अगर आई स्टूडेंट हो जो कि हर एक सब्जेक्ट में, कोई एक जे है, आई जो है इस जे को फिजिक्स में भी कर रहा हो, केमिस्ट्री में भी कर रहा हो, मैथ में भी कर रहा हो, तो इस पेयर को मैं कहाँ पे कैप्चर करूँगा? बी में। ए में किस पेयर को कैप्चर कर रहा हूँ? जो कम से कम एक में कर रहा हो। ए में किस में कर रहा हूँ? जो कम से कम एक में कर रहा हो, एक सब्जेक्ट में। बी में किस में कर रहा हूँ? जो एक स्टूडेंट सारे सब्जेक्ट में दूसरे स्टूडेंट की हेल्प कर रहा है, ठीक है? चूज द करेक्ट कोड फ्रेगमेंट, हमें यहाँ पे करेक्ट कोड फ्रेगमेंट चूज करना है। तो A0 B0 फॉर आई इन रोज ऑफ मैट्रिक्स हेल्प, फॉर जे इन रोज ऑफ मैट्रिक्स हेल्प। मैट्रिक्स हेल्प में मेरा क्या स्टोर हो रहा था? मैट्रिक्स हेल्प में स्टोर हो रहा था आई से जे तक हमारे पास जो वैल्यू होगी, उस वैल्यू में क्या प्रेजेंट है कि आई ने जे से ज़्यादा कितने सब्जेक्ट में स्कोर किया है, 10 और 20 मार्क्स के बीच में, ठीक है? तो वो अपना कहाँ पे स्टोर हो रहा था? मैट्रिक्स हेल्प में। तो अब हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है? हमें यहाँ पे कोड बताना है क्या होगा। आई जो है अपना चल रहा है मैट्रिक्स हेल्प की रोज में एंड जे चल रहा है मैट्रिक्स हेल्प की कॉलम्स में, यानी हम लोग अब हर एक सेल को देख सकते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे ऑप्शंस को देखते हैं। इफ मैट्रिक्स हेल्प ऑफ आई जे इज ग्रेटर देन 0 एंड मैट्रिक्स हेल्प ऑफ जे आई इज ग्रेटर देन 0, ठीक है? इफ मैट्रिक्स हेल्प ऑफ जे आई इज ग्रेटर देन 0, तो हम लोग ए में इंक्रीमेंट कर रहे हैं। तो आई गेस ये वाला ऑप्शन अपना गलत होना चाहिए। गलत क्यों होना चाहिए? ए कैप्चर्स द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट पेयर ऑफ स्टूडेंट हु कैन हेल्प ईच अदर। ओके, ईच अदर है, फिर ठीक है। मतलब यहाँ पे कह रहा है कि आई जो है वो जे को किसी सब्जेक्ट में मदद कर रहा होगा एंड जे जो है वो आई को किसी सब्जेक्ट में मदद कर रहा होगा। तो हम लोग क्या कर देंगे? उनके बीच में वैल्यू को हम लोग सेट कर देंगे 1, यानी कि ए को ए में इंक्रीमेंट कर देंगे बेसिकली। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि आई से जे तक ग्रेटर देन 0 है, यानी आई के जो मार्क्स हैं वो जे से किसी एक सब्जेक्ट में 10 और 20 के बीच में ज़्यादा हैं, यानी आई जो है जे को हेल्प कर रहा होगा। और अगर जे से आई तक भी ग्रेटर देन 0, यानी जे भी किसी सब्जेक्ट में आई को हेल्प कर रहा है, तो मैं ए को इंक्रीमेंट कर दे रहा हूँ। तो इतना पार्ट सही है। नेक्स्ट पार्ट क्या बोलता है कि इफ मैट्रिक्स हेल्प ऑफ आई जे इज इक्वल्स टू 3, यानी आई जो है वो जे को तीनों सब्जेक्ट में हेल्प कर रहा है, तो बी इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे अपना ये वाला ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाता है, ठीक है? ये वाला ऑप्शन अपना क्या होगा? करेक्ट हो रहा होगा। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन को देखते हैं कि अगर इफ मैट्रिक्स हेल्प ऑफ आई जे इज ग्रेटर देन 0 एंड मैट्रिक्स हेल्प ऑफ जे आई इज ग्रेटर देन 0, तो मैं क्या कर रहा हूँ? यहाँ पे ए में इंक्रीमेंट कर रहा हूँ। एंड इफ मैट्रिक्स हेल्प ऑफ आई जे इज ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 2 का मतलब क्या है? यहाँ पे 2 को इंक्लूड नहीं कर रहा,
3 ही लेगा फिर, है ना। तो ये बी को इंक्रीमेंट कर दे रहा है, तो ये वाला ऑप्शन भी अपने पास सही होगा। ठीक है, ये वाला ऑप्शन भी अपने पास सही होगा। नेक्स्ट ऑप्शन देखो, इफ आई इज लेस देन जे, इफ आई इज लेस देन जे, ओके। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आई इज लेस देन जे, मैट्रिक्स हेल्प ऑफ आई जे इज ग्रेटर देन जीरो एंड मैट्रिक्स हेल्प ऑफ जे आई इज ग्रेटर देन जीरो, तो यहाँ पे ये हो जाएगा। एंड इतना पार्ट तो सही है। अब इन्होंने एक नई चीज़ इंक्लूड कर दी। नई चीज़ क्या इंक्लूड करी है, ओके समझ गया मैं। देखो ऊपर वाले दोनों ऑप्शन यहाँ पे गलत हो रहे होंगे। ठीक है, ऊपर वाले दोनों ऑप्शन गलत क्यों हो रहे होंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, जब, अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसे चलेंगी चीज़ें। मान लो अपने पास ये थी, क्या कहते हैं, मैट्रिक्स। ठीक है, ये थी अपने पास मैट्रिक्स, ओके। अब वो हमसे बोल रहा है कि जब तक आई जो है वो लेस देन जे हो, ये वो इसलिए बोल रहा है ताकि मैं एक पेयर को मैं दूसरी बार जो है ना देख लूँ। ठीक है, एक पेयर को मैं दूसरी बार ना देख लूँ, क्योंकि ये इसलिए बोल रहा है। मैं अभी बताता हूँ, एक एग्जांपल से बताऊंगा, फिर समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये मैट्रिक्स बना ली। ठीक, अब इधर 0 1 2 3, 0 1 2 3। मान लो अभी अपने पास ये चीज़ नहीं है, मान लो अभी अपने पास ये चीज़ नहीं है। मान लेते हैं कि ज़ीरो जो है वो वन को क्या कहते हैं, दो सब्जेक्ट में पढ़ाता है, एंड वन जो है वो ज़ीरो को एक सब्जेक्ट में पढ़ाता है। ठीक है, वन जो है ज़ीरो को एक सब्जेक्ट में पढ़ाता है। तो देखो यहाँ पे अपने पास ज़ीरो और वन एक पेयर थे, तो अपने पास एक ही वैल्यू में वन इंक्रीमेंट होना चाहिए, एक ही वैल्यू में वन इंक्रीमेंट होना चाहिए। लेकिन देखो यहाँ पे क्या होगा, अगर अपने पास आई लेस देन जे नहीं है, तो देखो क्या होगा, जैसे ही मेरा क्या कहते हैं आई इधर आएगा एंड जे अपने पास कहाँ आ जाएगा, कॉलम्स में। जे अपने पास आ जाएगा कॉलम में, 0 0 बराबर है, तो ये आगे आ जाएगा नेक्स्ट पे। ठीक है, बराबर है तो बराबर में तो कोई वैल्यू नहीं स्टोर होती। ठीक है, अब देखो जीरो और आई के बीच में अपने पास क्या है, ग्रेटर देन जीरो हुआ, ये कंडीशन ट्रू है। तो अभी मेरे पास आई में क्या है, जीरो, आई में मेरे पास क्या है, जीरो, एंड जे में मेरे पास क्या है, वन। ठीक है, जे में मेरे पास क्या है, वन, और इस पे मुझे वैल्यू क्या मिल रही है, टू, जो कि है ग्रेटर देन जीरो। तो इतना पार्ट सही हुआ। एंड कंडीशन क्या बोलती है, एंड बोलती है मैट्रिक्स हेल्प ऑफ जे ऑफ आई, जे में वैल्यू क्या है, वन, तो जे कहाँ आ जाएगा, इसमें, यानी कि अब हम मैट्रिक्स में फर्स्ट रो को देख रहे हैं। एंड आई में वैल्यू क्या है, जीरो, तो आई यहाँ पे आ गया, यानी मैट्रिक्स ऑफ 1 0, 1 0 भी कितना है, वन, तो ये भी ग्रेटर देन जीरो है। तो हमने क्या किया, ए में इंक्रीमेंट कर दिया, ए में हमने क्या कर दिया, +1 कर दिया, तो ए की वैल्यू हुई वन। अब मेरा जे आगे जाएगा, अब मेरा जे आगे जाएगा, तो टू के साथ मान लो कुछ वैल्यू होगी, एंड थ्री के साथ मान लो जे की कुछ वैल्यू होगी। ठीक है, जे मेरा लास्ट में गया। अब मेरा आई कहाँ पे आ जाएगा, नेक्स्ट में, आई मेरा नेक्स्ट में आया। अब देखो यहाँ पे पता चलेगा कि एरर क्या है, एरर क्या है, जैसे ही मेरा आई आगे बढ़ा, अब जब उसके बाद हम लोग ये चीज़ दोबारा करेंगे, आई ऑफ जे इज इक्वल्स टू जीरो, आई कितना है, वन, जे कितना है अभी, जे कितना है मेरा अभी, जीरो, जे कितना है, जीरो, आई ऑफ जे कितना है, आई ऑफ जे हो ग्रेटर देन जीरो, आई ऑफ जे कितना है, वन, तो ये ट्रू है। नेक्स्ट पार्ट, आई ऑफ जे, मैट्रिक्स हेल्प ऑफ जे ऑफ आई, जे कितना है मेरे पास, जीरो, और आई कितना है मेरे पास, वन, यानी मैट्रिक्स में आप जीरोथ रो पे देखो एंड फर्स्ट कॉलम पे देखो, आपको क्या मिल रहा है, टू, ये भी ग्रेटर देन जीरो है। तो आपने यहाँ पे क्या किया, ग्रेटर देन जीरो, ये हो जाएगा ट्रू, और आपने फिर से +1 कर दिया। तो ये एरर आ रहा है मेरे पास, मैं एक पेयर को दो बार कैलकुलेट कर ले रहा हूं, अगर मैं इस कंडीशन को यूज ना करूं। अगर मैं इस कंडीशन को यूज कर रहा होता तो वहां पे क्या होता, वहां पे देखो क्या होता। मान लेते हैं अभी अपने पास फिर से आई यहाँ पे है एंड जे यहाँ पे है। ए मेरा क्या है, ए मेरा है जीरो, ए मेरा है जीरो। ठीक है, अभी तक मैंने कोई भी पेयर नहीं देखा। आई इज लेस देन जे, आई कितना है, जीरो, जे कितना है, जीरो, तो यहाँ पे जो है आई अभी बराबर है, तो कुछ नहीं होगा, आगे बढ़ेंगे, जे की वैल्यू आगे जाएगी, जे की वैल्यू आगे गई, कितना हुआ ये, वन, जे की वैल्यू आगे गई, कितना हुआ ये, वन। तो मैंने 0 1 एंड 1 0 दोनों पे देखा, क्या कि दोनों एक दूसरे को पढ़ा रहे हैं, तो ये ट्रू हो जाएगा, और ए की वैल्यू में इंक्रीमेंट हो जाएगा, ए की वैल्यू में क्या हो गया, वन। फिर मेरा जे आगे जाएगा, जे कितना गया, टू पे, तो आई कितना है, जीरो, जे कितना है, ट्रू, ये वाली कंडीशन ट्रू है। फिर उसके बाद जे जाएगा मेरे पास थ्री पे, आई कितना है, जीरो, जे कितना है, थ्री, ये भी कंडीशन ट्रू है, तो इनके लिए भी वो चेक कर लेगा। तो यहाँ पे देखो, जब जे टू पे होगा तब वो 0 2 एंड 2 0 साथ में दोनों का चेक कर लेगा। जब जे थ्री पे होगा तब वो 0 3 एंड 3 0 दोनों को साथ में चेक कर लेगा। अब जब मेरे पास जे एंड में आया है, तब मेरे पास आई आगे बढ़ा, आई गया मेरे पास इधर। अब जैसे ही इस पे आई आया, जैसे ही इस पे आई आया, और उसके बाद मेरे जे कहाँ पे सबसे पहले इनिशियलाइज होगा, जे मेरा इनिशियलाइज होगा इधर, जे मेरा इनिशियलाइज होगा इधर, 1 0।
क्या यहाँ पे i जो है लेस देन j है? i है अपना 1, j है 0, यहाँ पे नहीं है, तो j डायरेक्टली स्किप होके कहाँ पे गया? 1 पे। 1, 1 पे भी बराबर था, कुछ नहीं देखेगा 2 पे। अब आई ने अब यहाँ पे किसको देखा, कौन से पेयर को देखा? 1, 2 को। तो देखो इसने वापस से 1 और 0 को साथ में नहीं देखा और इस पेयर को रिपीट नहीं किया, इसलिए क्या कहते हैं यहाँ पे ये वाली चीज़ जो है इंपॉर्टेंट है एंड अपना ये वाला ऑप्शन जो है सही होगा एंड ऊपर के जो दो ऑप्शन है वो गलत हो रहे होंगे। ठीक है, ये वाला ऑप्शन अपने पास ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। फिर लास्ट वाला ऑप्शन क्या बोलता है? लास्ट वाला ऑप्शन बोल रहा है कि इफ़ आई इज़ लेस देन जे, इफ़ आई इज़ लेस देन जे, उसके बाद ये कह रहा है कि क्या कहते हैं अपना आई से जे तक अगर जीरो ग्रेटर देन जीरो जे से हो, तो इतना पार्ट तो सही है ए के लिए। तो फिर वो क्या बोल रहा है? अगर आई से जे तक ग्रेटर देन टू हो, अगर आई से जे तक मेरे पास ग्रेटर देन टू हो, तो मेरे पास क्या होगा? बी में इंक्रीमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास बी में इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो क्या ये वाला ऑप्शन सही है? देखो क्या ये वाला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा? अगर देखो इतना पार्ट तो सही है, ए के लिए तो सही है। क्या अगर हम लोग बी वाले पार्ट को इसके आई लेस देन जे से बाहर निकाल देते हैं, उससे कुछ फर्क पड़ेगा? अगर आई से जे तक मेरे पास 3 होगा, तो जे से आई तक तो ऑब्वियसली 0 होगा, जे से आई तक तो ऑब्वियसली 0 होगा, और अगर वो 0 है तो वहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं, बी में इंक्रीमेंट तो कर नहीं रहे होंगे, तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आई गेस, एंड ये वाला ऑप्शन भी सही होने वाला है। ठीक है, क्योंकि देखो आई से जे अगर कम है तो ठीक है, आई से जे अगर कम है तो ठीक है, लेकिन अब अगर मान लो इसने क्या कहते हैं, एक बार इसने देखा 0, 1 को, ठीक है, एक बार इसने देखा 0, 1 को, जिसमें मान लो जीरो जो है आई को, जीरो जो है 1 को तीनों सब्जेक्ट में पढ़ा रहा है, तो यहाँ पे कंडीशन ट्रू हुई एंड अपने पास क्या हो जाएगा? बी इंक्रीमेंट हो जाएगा। मान लो मेरे पास बाद में क्या कहता है 1, 0 आता भी है, अगर मेरे पास 1, 0 आता भी है, तो ऑब्वियसली अगर जीरो जो है वो 1 को 3 सब्जेक्ट में पढ़ा रहा है, तो 1 जो है वो जीरो को 0 सब्जेक्ट में पढ़ा रहा होगा, तो यहाँ पे कंडीशन ऑटोमेटिकली फेल कर जाएगी एंड बी इंक्रीमेंट नहीं होगा। यानी कि एक पेयर ऑफ स्टूडेंट के लिए मेरे पास जो है बी की वैल्यू एक ही बार इंक्रीमेंट हो रही है। ठीक है, एक पेयर ऑफ स्टूडेंट के लिए मेरी वैल्यू एक ही बार इंक्रीमेंट हो रही है, तो यहाँ पे बी जो है वो एक ही बार इंक्रीमेंट होगा, ना कि 2 बार फॉर अ पेयर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, तो अपना ऑप्शन नंबर डी भी यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए। यू कैन करेक्ट मी इन द कमेंट्स अगर मैं यहाँ पे कुछ मिस कर रहा हूँ तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? द फॉलोइंग टेबल कंटेन्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग बुक्स इन अ लाइब्रेरी। ठीक है, अपने पास क्या है कि एक टेबल है जो कि इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रही है रिगार्डिंग बुक्स इन अ लाइब्रेरी। ईच एंट्री इन द टेबल कोरेस्पॉन्ड टू अ बुक, हर एक जो अपने टेबल है उसमें हर एक एंट्री एक बुक है, एंड इज ऑथर्ड बाय एटलीस्ट 2 ऑथर, कम से कम 2 ऑथर उस बुक को क्या करते हैं? ऑथर करते हैं। देयर इज अ पूल ऑफ एन ऑथर्स, अपने पास टोटल एन नंबर ऑफ ऑथर्स हैं, each author being assigned a unique index between 0 and n-1, यानी कि अपने ऑथर का एक यूनिक नंबर है, यूनिक आईडी मान लो 0 से n-1 तक। ठीक है, देयर आर m बुक्स इन टोटल, बुक्स की भी आईडी है 0 से m तक। ठीक है, 0 से m-1 तक। द टेबल इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डिक्शनरी नेम्ड बुक्स, अपने पास जो है टेबल को हम एज अ डिक्शनरी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नेम क्या दिया है हम लोग ने? बुक, विद द कीज एज सीरियल नंबर एंड वैल्यूज एज कोरेस्पॉन्डिंग लिस्ट ऑफ ऑथर्स। ओके, तो अपने पास कीज क्या होंगी? जो बुक का सीरियल नंबर होगा, और उसके साथ अपने पास वैल्यू क्या होगी? एक लिस्ट वैल्यू है, जिस लिस्ट में उस बुक को ऑथर करने वाले सारे ऑथर प्रेजेंट होंगे। assume that books has already been computed, जो ये बुक्स वाली डिक्शनरी ये ऑलरेडी बन गई। फॉर एग्जाम्पल वी हैव बुक्स ऑफ 0 इज इक्वल टू 0,2,3। तो जैसे सीरियल नंबर बुक का 0 था तो उसको 3 ऑथर कर रहे थे, तो वहाँ पे जो अपनी डिक्शनरी होगी उसमें 0 के साथ एक लिस्ट प्रेजेंट है, इस तरीके से हमें इंफॉर्मेशन दे दी। ठीक है, अब अपने पास क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या बोलता है? द फॉलोइंग pseudocode generates a graph G from books. Each node corresponds to an author. हर एक नोड जो है ऑथर को कॉरेस्पॉन्ड करेगी, यानी जो मेरे पास मैट्रिक्स बनेगी उस मैट्रिक्स में हर एक नोड एक ऑथर होने वाली है। जैसे कि इधर ऑथर क्या क्या है? आईडी है 0 से n-1 तक, तो 0, 1, 2 टिल n-1 रोज, एंड सिमिलरली 0, 1, 2 टिल n-1 कॉलम्स। तो इतनी रोज एंड इतने कॉलम्स मेरे पास बनेंगे हर एक ऑथर के लिए। ठीक है, देयर इज एन एज बिटवीन टू डिफरेंट ऑथर आई एंड जे, मेरे पास दो डिफरेंट ऑथर आई एंड जे के बीच में एज होगी। इफ दे हैव को ऑथर्ड अ बुक मतलब उन्होंने साथ में एक बुक को ऑथर किया है, एंड द एज इज लेबल्ड विद द नंबर ऑफ बुक्स दे हैव को ऑथर्ड। ओके, तो हमसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि उन दोनों जो अपने पास दो आई और जे अपने पास ऑथर होंगे,
उनके बीच में हमारे पास एज होगी अगर उन्होंने बुक में को ऑथर किया हो, एंड वो जो एज है उस पर लेबल है, यानी कि बेसिकली हम यहाँ पे 0 या फिर 1 नहीं स्टोर कर रहे, हम यहाँ पे स्टोर करेंगे एक वैल्यू, और वो वैल्यू क्या होगी, नंबर ऑफ बुक्स दे हैव को ऑथर्ड, यानी कितनी नंबर ऑफ बुक्स उन दोनों ने साथ में लिखी हैं। चूज द करेक्ट कोड फ्रेगमेंट ऑफ कोड टू कंप्लीट द सूडो कोड। ओके, तो काफ़ी लंबा क्वेश्चन था। तो देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, क्रिएट मैट्रिक्स हम लोग ने किया एन रोज एंड एन कॉलम्स के साथ, यानी कि हम लोगों ने एन नंबर ऑफ जो ऑथर थे उनको हमने रोज और कॉलम्स में अरेंज कर दिया। फॉर आई इन कीज ऑफ बुक्स, फॉर आई, अब जरा यहाँ पे ध्यान से देखना कि होने क्या वाला है। फॉर आई इन कीज ऑफ बुक्स, ठीक है, फॉर आई इन कीज ऑफ बुक्स, फॉर जे इन बुक्स ऑफ आई, कीज ऑफ बुक्स में मेरे पास क्या आएगा, हर बुक का सीरियल नंबर। तो आई मेरा कहाँ पे चल रहा है, हर बुक के सीरियल नंबर पे चल रहा है, 0 1 2 3 ऐसे करके हर एक बुक होगी। तो आई मेरा कहाँ पे चल रहा है, आई मेरा चल रहा है बुक के सीरियल नंबर पे। अब जब एक बुक आई ने पिक करी, आई ने एक बुक पिक करी, तब मेरा नेक्स्ट फॉर लूप हिट होगा। और ये फॉर लूप किस पे चल रहा है, ये फॉर लूप चल रहा है फॉर ईच जे इन बुक्स ऑफ आई। बुक्स ऑफ आई में क्या स्टोर है, अगर मेरे पास आई 0 है तो बुक्स ऑफ 0 क्या है, बुक्स ऑफ 0 है एक लिस्ट जिसमें अपने पास 0 बुक को ऑथर करने वाले सारे ऑथर प्रेजेंट हैं। तो जे मेरा कहाँ पे चल रहा है, जिस बुक पे अपना आई है उस बुक के हर एक ऑथर पे चल रहा है जे, उस बुक के हर एक ऑथर पे चल रहा है जे, ठीक है। अब नेक्स्ट फॉर लूप देखो क्या है, नेक्स्ट फॉर लूप फॉर ईच के इन बुक्स ऑफ आई, ये मेरा के भी बुक्स ऑफ आई पे चल रहा है। तो देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, जरा ध्यान से देखना यहाँ पे क्या हो रहा है। जब हम लोग नॉर्मल 2 फॉर लूप लिखते थे, एक फॉर लूप इधर लिखा एंड एक फॉर लूप ऐसे लिखा, ठीक है, यहाँ पे क्या होता था कि जो अपनी मैट्रिक्स है उसमें जो ये वाला फॉर लूप है ये चल रहा है रोज पे, एंड ये वाला जो फॉर लूप है ये चल रहा है कॉलम्स पे। सिमिलरली उसी तरीके से सोचो कि हो क्या रहा है यहाँ पे, अपने पास एक बुक 0 के, अपने पास एक बुक 0 के मान लो 3 ऑथर थे, 0 1 2। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग जे को भी चलाएंगे इस वाली लिस्ट पे, तो जे भी ऑथर पे चल रहा है, एंड हम लोग के को भी चलाएंगे इस पे। अब मुझे सारे पेयर्स को चेक करना है, तो जब मेरे पास जे 0 है तब मेरे पास के 0 होगा, के 1 होगा, के 2 होगा। जैसे ही मेरे पास के लास्ट में पहुंचा तब मेरे पास जे कहाँ जाएगा, जे 1 पे जाएगा, फिर सिमिलरली के 0 होगा, के 1 होगा, के 2 होगा। तो इन पेयर को भी देख लिया। फिर जे कहाँ पे जाएगा, 2 पे जाएगा, फिर वापस से के 0 होगा, के 1 होगा, के 2 होगा। अब मेरा जे भी एंड पे है, के भी एंड पे है, बाहर वाला फॉर लूप मेरा रन किया। अब मेरा आई कहाँ पे चला गया, फर्स्ट बुक पे। अब उस फर्स्ट बुक के ऑथर पे भी मैं सारे पेयर को देखने वाला हूँ। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे अपने तीनों लूप काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इतनी चीज हम लोग ने देख ली। तो बेसिकली जे और के क्या है, जे और के मेरे पास हर एक पेयर ऑफ ऑथर को देख रहे होंगे, जितने भी ऑथर उस बुक पे काम कर रहे हैं हर एक पेयर को देख रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे बोला कि बुक ऑफ 0 में ऑथर थे 0 2 और 3, 0 2 और 3, 0 2 और 3, ये अपने पास बुक 0 के ऑथर थे, बुक 0 के ऑथर थे, यानी इन तीनों ऑथर ने आपस में साथ में काम किया था। तो जो अपना ग्राफ बनेगा उसमें 0 से 2 तक एक एज बननी चाहिए, 0 से 3 तक एक एज बननी चाहिए, 2 से 0 तक एक एज बननी चाहिए, 2 से 3 तक एक एज बननी चाहिए, 3 से 0 तक एक एज बननी चाहिए, एंड 3 से 2 तक एक एज बननी चाहिए, ठीक है। और उस एज में क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ बुक्स कितनी उन्होंने साथ में लिखी हैं। तो यहाँ पे जस्ट इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग 1 हम लोग क्या करेंगे, +1 करेंगे, कि जैसे ही मेरे पास आई की वैल्यू 0 मिली एंड जे की वैल्यू 2 मिली, मैं +1 कर दूंगा डिक्शनरी में, आई 0 जे इतना, तो मैं +1 कर दूंगा। तो यहाँ पे बस आई और जे की जगह क्या है, जे और के हैं। और आई लूप बेसिकली क्या कर रहा है, मेरे पास हर एक बुक के ऑथर को इस तरीके से मेरे पास ला रहा है, और जे और के क्या कर रहा है, उस बुक के ऑथर्स पे सारे पेयर्स को कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, सारे पेयर्स को, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे चीज़ चल रही है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, हम लोग बेसिकली क्या कर देंगे कि जे और के हम लोग क्या करेंगे, मैट्रिक्स जो हम लोग की बन रही है उसमें मैट्रिक्स ऑफ जे ऑफ के, मैट्रिक्स ऑफ जे ऑफ के इज इक्वल्स टू क्या कर देंगे, 1 कर रहे होंगे, इज इक्वल्स टू नहीं, बेसिकली प्लस इक्वल्स टू 1 करेंगे। प्लस इक्वल्स टू मतलब मैट्रिक्स ऑफ जे ऑफ के इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स ऑफ जे ऑफ के +1। ये हम लोग यहाँ पे जो है परफॉर्म कर रहे होंगे अपने पास हर एक पेयर ऑफ ऑथर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, हाँ, अब यहाँ पे एक और चीज़ है कि अगर वो दोनों बराबर नहीं है, अगर वो दोनों बराबर नहीं है ऑब्वियसली, तभी मैं क्या कहते हैं +1 करूंगा, ठीक है। तो अगर जे इज नॉट इज इक्वल्स टू के, तो मैट्रिक्स ऑफ जे ऑफ के इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स ऑफ जे ऑफ के क्या कर दो आप, +1 कर दो। अब एक और चीज़ है, मैट्रिक्स ऑफ जे ऑफ के
इज इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ जे ऑफ के प्लस वन एंड मैट्रिक्स ऑफ के ऑफ जे इज इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ के ऑफ जे प्लस वन। क्या है, हम लोग यहाँ पे के ऑफ जे भी प्लस वन कर रहे होंगे। यहाँ पे देखो नॉट इज इक्वल टू नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन तो डायरेक्ट ही गलत हो जाएगा। तो देखते हैं क्या हम लोग ये कर रहे होंगे या नहीं। ऑथर अपने पास क्या थे, 0 2 और 3। जे मेरा कहाँ पे था, जे भी मेरा इसी लिस्ट पे था, के भी मेरा इसी लिस्ट पे था। ठीक है, अगर हम लोग दोनों को कर रहे हैं, अगर हम लोग दोनों को, पहले हम लोग देखते हैं पेयर्स कैसे बनेंगे। J0 K0, फिर मेरा के आगे बढ़ा J0 K2, फिर मेरा J यहीं पे है K3। ये मेरे पास पहले 3 पेयर बने। उसके बाद J2 पे गया K0 पे, J2 पे गया K2 पे आया, J2 पे गया फिर K3 पे आ गया। फिर मेरे पास वापस से J आगे जाएगा तो 3,0, 3,2, 3,3। तो जब भी मेरे पास सेम सेम है तब तो मैं +1 नहीं करूंगा, तो ये गलत, ये गलत, ये डायरेक्ट हट गए। तो देखो हम लोग हर एक पेयर को विजिट कर ले रहे हैं। अगर मैं दोनों को कर दूं, अगर मैं जे से के तक भी मैं +1 कर दूं एंड फिर उसके बाद मैं क्या कहते हैं के से जे तक भी +1 कर दूं, तो जब मेरे पास 0 से 2 तक आया, जब मेरे पास 0 से 2 तक आया तो मैंने इसके लिए +1 किया। और फिर नेक्स्ट लाइन बोलता है आप के से जे तक भी +1 कर दो, यानी आपने 2 से 0 तक भी +1 कर दिया। अब जब नेक्स्ट टाइम 2 से 0 आएगा, नेक्स्ट टाइम 2 से 0 आएगा तो आप फिर से एक्स्ट्रा +1 कर दोगे, जो कि आपको नहीं करना है। यहाँ पे हम लोग सारे पेयर को ऑलरेडी खुद से देख ले रहे हैं। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन अपना कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट हो रहा होगा। ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग जो है इस क्वेश्चन को कर रहे होंगे। मुझे पता है थोड़ा सा ये क्वेश्चन अलग लगा होगा या फिर डिफिकल्ट लगा होगा, लेकिन बस इसमें आपको क्या देखना है, हम लोग जो दो फॉर लूप चलाते हैं ना, जो हम लोग दो फॉर लूप चलाते हैं, एक फॉर लूप उसके बाद एक और, ये दो फॉर लूप तो वही है, बस एक ये बाहर वाला फॉर लूप एक्स्ट्रा आ गया। ये क्या कर रहा है, जैसे हम लोग ने अभी एक बुक के लिए ये परफॉर्म किया, हमें ये चीज़ हर बुक के लिए करनी है ताकि हम लोग हर एक पेयर में +1 कर पाएं। तो बाहर वाला लूप वही कर रहा है। जे और के मेरे पास इस बुक के लिए चले, अब बाहर वाला लूप क्या करेगा, जैसे ही जे और के का काम खत्म हुआ, बाहर वाला लूप चला, अब उसने नेक्स्ट बुक पे ले गया। अब उस बुक पे मेरे पास जे और के हर एक जो है पेयर पे क्या कहते हैं +1 कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे चीज़ें हो रही होंगी एंड आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द फॉलोइंग सूडोकोड क्रिएट्स एडजेंसी मैट्रिक्स मैट्रिक्स ट्रू ऑफ अनदर ग्राफ एच फ्रॉम बुक्स। ठीक है, हम लोग क्या बनाते हैं, एक हम लोग मैट्रिक्स 2 जो है वो क्रिएट कर रहे होते हैं फॉर टू डिफरेंट ऑथर आई एंड जे। व्हाट डज द वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स 2 ऑफ आई ऑफ जे रिप्रेजेंट एट द एंड ऑफ द एग्जीक्यूशन। हमें बताना है कि यहाँ पे आई और जे के बीच में क्या वैल्यू स्टोर हो रही होगी मैट्रिक्स 2 में, हम लोग को वो चीज़ यहाँ पे बतानी होगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, मैट्रिक्स 2 n, n फॉर जे इन रोज ऑफ मैट्रिक्स 2, फॉर के इन रोज ऑफ मैट्रिक्स 2। हम लोग क्या कर रहे हैं, मैट्रिक्स 2 ऑफ जे ऑफ के इज इक्वल टू एक लिस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या कर रहा है, एक एम्प्टी लिस्ट को स्टोर कर दे रहा है। तो ये अपने पास मैट्रिक्स थी, ये अपने पास मैट्रिक्स थी। इस मैट्रिक्स में अपने पास मान लो n रोज थी, मतलब मान लेते हैं 4 रोज थी, तो 4 नंबर ऑफ रोज होंगी एंड 4 नंबर ऑफ कॉलम्स भी हो गए। तो मैट्रिक्स ऑफ जे, जे मेरा कहाँ पे चल रहा है, अपना रोज में चल रहा है, के मेरा कहाँ पे चल रहा है, कॉलम्स में चल रहा है। जे ऑफ के में हम लोग क्या कर दे रहे हैं, स्टोर कर दे रहे हैं लिस्ट को। तो सबसे पहले ये होगा, लिस्ट एम्प्टी स्टोर कर दी, फिर के आगे बढ़ा, फिर एम्प्टी लिस्ट स्टोर कर दी, फिर मेरा के आगे बढ़ा, फिर एम्प्टी लिस्ट स्टोर कर दी, फिर मेरा के आगे बढ़ा, एम्प्टी लिस्ट स्टोर कर दी। ठीक है, फिर उसके बाद मेरा जे नेक्स्ट रो पे गया, अब इसके साथ भी एम्प्टी लिस्ट। तो ऐसे करते करते हर एक वैल्यू अभी क्या है, हर एक वैल्यू एक एम्प्टी लिस्ट है, हर एक वैल्यू क्या है, एम्प्टी लिस्ट है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अपने पास क्या है, तो यहाँ पे 4 फॉर लूप है। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉर ईच आई इन कीज ऑफ बुक्स। देखो फॉर ईच आई इन कीज ऑफ बुक्स, तो बाहर वाला लूप क्या कर रहा है, बाहर वाला लूप एक एक करके बुक को पिक करेगा। बाहर वाला लूप क्या करेगा, एक एक करके बुक को पिक करेगा। एक बुक को पिक किया, अब उस पे ये चीजें चल रही होंगी। देखो ये चीजें क्या है, अब यहाँ पे हमारे पास 3 फॉर लूप हैं जो कि हमें डिस्कस करने हैं। तो देखो फॉर ईच जे इन बुक ऑफ आई, फॉर ईच के इन बुक ऑफ आई, फॉर ईच एच इन बुक ऑफ आई। तो अब यहाँ पे हमसे बोल रहा है कि फॉर ईच जे के एंड एच, मेरे पास जो अपने पास बुक आई थी, उस बुक में मेरे पास जितने भी ऑथर होंगे उनकी एक लिस्ट प्रेजेंट होगी। तो मान लेते हैं लिस्ट आई 0 2 और 3, बुक नंबर 0 की लिस्ट है ये। तो यहाँ पे जे को भी हमने इसमें इनिशियलाइज कर दिया, के को भी हमने इसमें इनिशियलाइज कर दिया फॉर लूप लगा के, एंड एच को भी इसमें इनिशियलाइज कर दिया। ओके, तो अब अपने पास 3 वेरिएबल हैं, 3 फॉर लूप हैं जो कि सेम लिस्ट पे चल रहे हैं। तो यहाँ पे ये कैसे चल रहा होगा, आप पहले इसको खुद से क्या कहते हैं आइट्रेशन करने का सोचो, कैसे चल रहा होगा। पहले मेरे पास
जे की मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, जे की वैल्यू, के की वैल्यू एंड एच की वैल्यू। स्टार्टिंग में क्या होगा, जे जीरो के जीरो एच जीरो, जे जीरो के जीरो एच जीरो, जे जीरो के जीरो एच आगे बढ़ेगा, जे जीरो के जीरो एच आगे बढ़ा, एच कितना हो गया अपना 3 पे गया। फिर उसके बाद एच मेरा एंड पे गया, अब मेरा के आगे बढ़ेगा, के आ गया 2 पे, एच जीरो पे। फिर उसके बाद 2 जीरो टू अपना 2 जीरो टू 3, फिर मेरा एच फिर से एंड पे आ गया, फिर से आगे बढ़ेगा। ठीक है, फिर से आगे बढ़ेगा तो 0 3 0 0 3 2 0 3 3। अब मेरा के भी एंड पे आ गया, जैसे ही के एंड पे आया मेरा जे आगे बढ़ेगा, के मेरे पास 0 पे आ गया, एच मेरे पास 0 पे आ गया, फिर 2 0 2 2 0 3, फिर उसके बाद वापस से मेरा 2 2 0। इस तरीके से जो है हमारे सारे के सारे पेयर्स बन रहे होंगे। तो ये तो मैंने आपको आइट्रेशन शो करने का ट्राई किया कि कैसे आइट्रेशन यहाँ पे काम कर रही होगी। ठीक है, किस तरीके से आइट्रेशन यहाँ पे जो है काम कर रही होगी, कैसे हम लोग के पेयर्स बन रहे होंगे। अब यहाँ पे हम लोग कंडीशन देखते हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। कंडीशन क्या बोलता है, इफ आई इज नॉट इज इक्वल्स टू जे एंड जे इज नॉट इज इक्वल्स टू एच एंड के इज नॉट इज इक्वल्स टू एच। तो बेसिकली जो ये तीन चीजें हैं ये हमें क्या बताती हैं कि तीनों ऑथर अलग अलग होने चाहिए, तीनों ऑथर अलग अलग होने चाहिए, आई और जे और के। एक सेकेंड, आई इज नॉट इज इक्वल्स टू जे, आई तो मेरा की ऑफ बुक था, ओके। आई इज नॉट इज इक्वल्स टू जे, जे इज नॉट इज इक्वल्स टू एच एंड के इज नॉट इज इक्वल्स टू एच। एक सेकेंड मैं इसको कंफर्म कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे बोला आई इज नॉट इज इक्वल्स टू जे इज नॉट इज इक्वल्स टू एच एंड के इज नॉट इज इक्वल्स टू एच। तो ठीक है, इसको हम अभी देखते हैं। हम पहले इसको पूरे को मान के चलते हैं कि जे इज नॉट इज इक्वल्स टू के इज नॉट इज इक्वल्स टू एच। अपने पास तीनों ऑथर अलग अलग हैं, हम इतना मान के चलते हैं पहले। ठीक है, इतना मान के चलते हैं। एंड उसके बाद हम देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एंड जब तीनों ऑथर अलग अलग हो, इसके साथ साथ नॉट मेंबर, नॉट मेंबर है, नॉट मेंबर यानी कि जिसमें भी हमें चीज में देखना है मेंबर नहीं होना चाहिए, किसमें, मैट्रिक्स जे ऑफ के कॉमा एच। किसमें मेंबर नहीं होना चाहिए, मैट्रिक्स 2 ऑफ जे ऑफ के कॉमा एच। जे ऑफ के मैट्रिक्स 2 में, मैट्रिक्स 2 हमारे पास क्या थी, हम लोग ने एम्प्टी लिस्ट स्टोर कर रखी थी, उसमें अगर एच मेंबर नहीं है, अगर उसमें एच मेंबर नहीं है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, मैट्रिक्स 2 ऑफ जे ऑफ के इज इक्वल टू मैट्रिक्स 2 ऑफ जे ऑफ के प्लस प्लस एच, प्लस प्लस एच। हम लोग प्लस प्लस क्या कर रहे हैं, यानी जो मेरा ऑथर एच था उसको हम लोग अपेंड कर दे रहे हैं इस वाली लिस्ट में, जो हम लोग ने मैट्रिक्स बनाई थी जिसमें हम लोग ने एम्प्टी लिस्ट स्टोर करी थी। तो आई और जे के साथ कोई भी मान लो, सॉरी जे और के साथ एम्प्टी लिस्ट स्टोर करी थी, इसमें हम लोग एच को अपेंड कर देंगे, इसमें हम लोग एच को अपेंड कर देंगे। कब अपेंड करेंगे, अगर मेरे पास मैट्रिक्स टू ऑफ जे ऑफ के में क्या कहते हैं, एच बिलोंग ना करता हो। इस वाली लिस्ट में अगर मेरे पास एच जो है प्रेजेंट नहीं होगा तो जे ऑफ के में हम लोग एच को डाल देंगे एंड के ऑफ जे में भी हम लोग एच को जो है डाल रहे होंगे। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है, बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है कि देखो, जो ये मेरे पास आई के और एच हैं, आई जो ये जे के और एच हैं, ये तीनों एक ही बुक के क्या कहते हैं, को ऑथर्स हैं। एक ही बुक पे अगर तीन, एक ही बुक के ऑथर्स में अगर तीनों जो हैं लिस्टेड हैं, क्या कहते हैं, इनिशियलाइज्ड हैं फॉर लूप, तो ये तीनों वेरिएबल एक ही बुक के ऑथर्स हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जे और के साथ जो एम्प्टी लिस्ट स्टोर थी उसमें हम लोग एच को डाल दे रहे हैं, और के और जे के साथ भी जो भी होगा उसमें भी हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एच को डाल दे रहे हैं। तो बेसिकली कोई भी दो ऑथर जे और के साथ जिस भी दूसरे ऑथर ने काम किया है उसको हम लोग लिस्ट बना के डाल दे रहे हैं। तो मान लो मेरे पास एक दूसरा वो आता है जिसमें 0,2,5 हो, 0,2,5 हो, इसमें 0,2 अपने ऑथर के साथ 5 काम कर रहा है, तो यहाँ पे क्या स्टोर हो जाएगा, एच, यानी कि मान लो पहले 3 आया था, पहले 3 आ गया होगा क्योंकि 0,2 के साथ 3 काम कर रहा है, एंड 5 भी आ जाएगा, अब 5 भी आ जाएगा। तो इस तरीके से हर दो ऑथर के साथ, मतलब इन पेयर ऑफ ऑथर के साथ और किन किन ऑथर ने काम किया है उसकी एक लिस्ट यहाँ पे स्टोर हो रही होगी। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे चीज़ें चलती हैं। आई गेस ये एक मिस टाइप ही है, अगर मैं यहाँ पे इसको सोचूं कि आई को यहाँ पे क्यों लाया गया, आई तो बेसिकली बुक का सीरियल नंबर है, तो ऑब्वियसली आई और जे के जो अलग अलग होंगे वो अलग ही होंगे, वो उनके बीच में मैटर कुछ नहीं करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे चीज़ों को कर रहे होंगे। यहाँ पे हम लोग देखते हैं ऑप्शन क्या है, लिस्ट ऑफ ऑथर्स हु हैव क्या हमसे क्या बोला, मैट्रिक्स 2 ऑफ
आई कॉमा जे, आई ऑफ जे क्या रिप्रेजेंट करेगा? तो लिस्ट ऑफ ऑथर हु हैव को ऑथर्ड अ बुक विद बोथ आई एंड जे, विद बोथ आई एंड जे। तो लिस्ट ऑफ ऑथर हुए को ऑथर्ड अ बुक, हाँ ये अपने पास करेक्ट है, ये अपने पास करेक्ट है। हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जे और के साथ जिन जिन ऑथरों ने बुक लिखी है वो ऑथर्स की एक हम लोग लिस्ट बना के कहाँ पे स्टोर कर दे रहे हैं, अपनी इस वाली मैट्रिक्स में स्टोर कर दे रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है क्वेश्चन हो रहा है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट ऑप्शंस क्या है। नेक्स्ट ऑप्शन है लिस्ट ऑफ ऑथर हु हैव को-ऑथर्ड अ बुक विद ईदर आई और जे। नहीं, ये नहीं होगा, क्योंकि आई और जे दोनों होने चाहिए। जे और के यहाँ पे दोनों थे तभी मेरे पास एच आ रहा था, क्योंकि जे और के दोनों एक ही उससे बिलोंग कर रहे थे, एक ही बुक के ऑथर वाली लिस्ट से बिलोंग कर रहे थे, ठीक है। लिस्ट ऑफ ऑथर हुए को ऑथर्ड एटलीस्ट 2 बुक्स विद बोथ, तो नहीं, एटलीस्ट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, जहाँ पे एक बुक देखी आपने उसको अपेंड कर दिया। लिस्ट ऑफ ऑथर हु हैव को ऑथर्ड एटलीस्ट 2 बुक विद ईदर आई और जे, तो ये भी अपने पास ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन समझ में आया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ एंट्रीज इन मैट्रिक्स एंड मैट्रिक्स 2 इज पॉसिबल फॉर 2 डिफरेंट ऑथर आई कॉमा जे। हमारे पास दो अलग अलग ऑथर हैं आई कॉमा जे, हमें बताना है कि क्या कॉम्बिनेशन पॉसिबल हो सकते हैं मैट्रिक्स में एंड मैट्रिक्स 2 में। मैट्रिक्स में क्या हो रहा था, मैट्रिक्स में हो रहा था कि आई और जे ने कितनी बुक साथ में को ऑथर करी हैं वो नंबर स्टोर हो रहा था। एंड मैट्रिक्स 2 में क्या स्टोर हो रहा था, आई और जे के साथ और कितने ऑथर्स ने कोलैबोरेट किया है उन ऑथर्स की लिस्ट स्टोर हो रही थी, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए बोलता है इफ मैट्रिक्स ऑफ आई ऑफ जे इज इक्वल टू 0, यानी आई और जे ने साथ में कोई बुक लिखी ही नहीं कभी, आई और जे ने कभी साथ में बुक लिखी नहीं। मैट्रिक्स में तो यही चेक करते हैं कि आई और जे ने कितनी बुक साथ में लिखी हैं, तो इन दोनों ने कोई भी बुक साथ में नहीं लिखी, तो मैट्रिक्स 2 ऑफ आई ऑफ जे में एक एम्प्टी लिस्ट मिल रही होगी, ये करेक्ट है। अगर आई और जे ने एक भी बुक साथ में नहीं लिखी तो इनके और ऑथर्स हमें कहाँ से मिल जाएंगे, जो जिन ऑन ऑथर्स ने इन दोनों के साथ काम किया हो, ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है। ये क्या कहते हैं, ये हमारे पास एम्प्टी लिस्ट ही आ रहा होगा, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। फिर नेक्स्ट, मैट्रिक्स ऑफ आई ऑफ जे अगर 0 हो, मैट्रिक्स ऑफ आई ऑफ जे अगर मेरे पास क्या कहते हैं 0 हो, तो उसके बाद मुझे यहाँ पे क्या कहते हैं मैट्रिक्स 2 ऑफ आई ऑफ जे नॉट इज इक्वल्स टू एम्प्टी लिस्ट, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने ऊपर ही देखा अगर मेरे पास आई और जे ने साथ में कभी कोलैबोरेट किया ही नहीं है तो और ऑथर्स कहाँ से मिल जाएंगे जो उन दोनों के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, तो कहाँ से आप ये बोल सकते हो कि वो एम्प्टी लिस्ट नहीं होगा, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर अगर मैट्रिक्स 2 ऑफ आई ऑफ जे इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, एंड मैट्रिक्स 2 ऑफ आई ऑफ जे इज इक्वल्स टू एम्प्टी लिस्ट, तो ये अपने पास करेक्ट होगा। क्यों, देखो हमसे यहाँ पे बोला जा रहा है कि क्या इस चीज़ की होने की पॉसिबिलिटी है, हमसे बोला जा रहा है कि क्या ये चीज़ पॉसिबल है। तो मान लो केवल आई और जे ने ही साथ में काम किया हो और किसी थर्ड ऑथर ने, फोर्थ ऑथर ने इनके साथ कभी काम ही ना किया हो, तो यहाँ पे एम्प्टी लिस्ट ही स्टोर हो रही होगी कि आई और जे के साथ किसी एक्स्ट्रा ऑथर ने कभी काम ही नहीं किया, केवल आई और जे खुद ही में काम करते रहते थे, तो वहाँ पे हमें ग्रेटर देन 0 मिलेगा, लेकिन मैट्रिक्स 2 में एक एम्प्टी लिस्ट मिल रही होगी, ठीक है। और अगर आई ऑफ जे इज ग्रेटर देन 0, तो क्या ऐसा हो सकता है कि आई ऑफ जे मैट्रिक्स 2 में नॉट इज इक्वल्स टू एम्प्टी लिस्ट हो, तो हाँ ये भी हो सकता है। मान लो और ऑथर्स के साथ भी काम किया था तो वहाँ पे नॉट इज इक्वल्स टू है, तो यहाँ पे 3 ऑप्शन मुझे करेक्ट देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये वाला क्वेश्चन जो है समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द मैट्रिसेस मैट्रिक्स एंड मैट्रिक्स 2 कंस्ट्रक्टेड इन द प्रीवियस क्वेश्चन, यानी उन्हीं दो मैट्रिक्स को हम देख रहे हैं। फाइंड ऑथर ऑफ मैट्रिक्स, फाइंड ऑथर एक प्रोसीजर है जो कि इस मैट्रिक्स को क्या कहते हैं इनपुट लेगा। फाइंड एन ऑथर हु हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ को ऑथर, ऐसा ऑथर जिसने क्या कहते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ को ऑथरिंग की हो, यानी सबसे ज़्यादा ऑथर्स के साथ काम किया हो, ठीक है। चूज द करेक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोसीजर फाइंड ऑथर। तो देखो यहाँ पे कैसे हो रहा होगा, हम लोग मैट्रिक्स में इस चीज़ को कैसे करेंगे, पहले हम लोग खुद का लॉजिक समझ लेते हैं, फिर मैं आप लोग को अपने कोड की तरफ ले जाऊंगा। तो देखो कैसे हो रहा होगा, अपने पास मान लो यहाँ पे 1 2 3 4 5, ठीक है। अपने पास मान लो 0 1 2 3 4, अपने पास मान लो ऐसे करके 5 ऑथर थे, ठीक है, 5 ऑथर थे। तो यहाँ पे हम लोग कैसे फाइंड करेंगे कि किस ऑथर ने कितने ऑथर्स के साथ कोलैबोरेट किया है। हम लोग मैट्रिक्स वाले अपने इसका यूज़ करेंगे कि मैट्रिक्स में क्या हो रहा था, इस ऑथर 1 के साथ कितनी बुक्स में काम किया है, वो हो रहा है स्टोर 4। मान लो इधर स्टोर हो रहा है 2, इधर स्टोर हो रहा है 0 एंड इधर स्टोर हो रहा है 1। तो कैसे पता करेंगे कि 0 ने 1 के साथ, सॉरी 0 ने कितने ऑथर्स के साथ कोलैबोरेट किया था। आई मेरा जैसे ही चल रहा है 0 पे,
हम लोग जे को चलाएंगे इस पे, जे को चलाएंगे इसमें। अगर मुझे मैट्रिक्स में आई और जे अगर दोनों बराबर नहीं है तो देखो 0,0 पे तो नहीं चेक करेंगे, आगे जाएंगे। अगर मुझे आई और जे के बीच में जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 मिल गई, यानी आई और जे के बीच में मेरे पास क्या कहते हैं कोई कोलैबोरेटेड बुक्स हैं, उन लोगों ने साथ में कुछ बुक पे कोलैबोरेट किया था, तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग आई के जो अपने पास ऑथर आई के कोलैबोरेट में क्या कर देंगे, हम लोग मान लेते हैं सी और उसमें कर देंगे +1। फिर जे आगे जाएगा, अगर इस आई और जे के साथ मुझे ग्रेटर देन 1 मिला तो हम लोग क्या कर देंगे +1। अगर इधर इधर आ जाएंगे, इधर मेरे पास 0 है यानी आई ने 3 के साथ कोलैबोरेट नहीं किया तो प्लस नहीं होगा। फिर इधर आ जाएंगे, आई ने 4 के साथ भी कोलैबोरेट किया है, 0 ने 4 के साथ, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा +1 फिर से, तो सी की वैल्यू मिल गई 3। तो 0 ने कितने लोगों के साथ कोलैबोरेट किया था, 3 लोगों के साथ, तो यहाँ पे हमें सी की वैल्यू मिल गई 3। तो ऐसे ही करके अब मैं नेक्स्ट रो पे जाऊंगा, उसको हर एक कॉलम से चेक करूंगा कि कितने लोगों के साथ उसने जो है बुक्स लिखी हुई हैं, उसमें मैं +1 करता रहूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग हर एक उसका फाइंड कर लेंगे। अब जैसे ही हम लोग फाइंड कर लेते हैं वहां पे हम लोग क्या लगा सकते हैं, अपना मैक्स वाला लॉजिक लगा सकते हैं कि इफ अपना मैक्स बना लेंगे, फिर लगा देंगे कि इफ सी इज ग्रेटर देन मैक्स, तो हम लोग क्या कर देंगे मैक्स इज इक्वल्स टू सी। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे लॉजिक कौन सा अपना ऑप्शन जो है इस लॉजिक को फॉलो कर रहा है। तो हमने क्या किया, फाइंड ऑथर इधर आ गए, एम में मैट्रिक्स आ गई, और फिर उसके बाद मैक्स इज इक्वल्स टू 0, ए इज इक्वल्स टू 0 फॉर आई इन रोज ऑफ एम। उस रो के लिए सम को हमने 0 इनिशियलाइज कर दिया, तो ये करेक्ट है। जैसे ही मेरे पास एक रो आएगी उस रो के लिए मेरे पास सी 0 हो जाएगा। ठीक है, इस रो के लिए सी 0 हुआ। फॉर आई इन अब यहाँ पे देखो इन्होंने गलती क्या करी है, यहाँ पे भी आई ले लिया, यहाँ पे भी आई ले लिया, ये क्वेश्चन गलत हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला, मैट्रिक्स ऑफ आई ऑफ जे, लेकिन जे कहाँ है, यहाँ तो आई है, तो ये वाला ऑप्शन डायरेक्टली गलत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। फॉर आई इन रोज ऑफ एम, सम को 0 किया, फॉर जे इन कॉलम्स ऑफ एम, अगर कहीं पे भी मुझे आई ऑफ जे इज ग्रेटर देन 0, तो मैं क्या कर रहा हूँ, सम इज इक्वल टू सम ऑफ एम प्लस एम, सम प्लस एम ऑफ आई ऑफ जे। तो ये क्या प्लस कर रहा है, ये प्लस कर रहा है कि आई और जे ने कितनी बुक्स लिखी थी साथ में, ना कि 1। हम लोग को बस उस ऑथर को काउंट कर रहा है, ना कि उन दोनों ने कितनी बुक्स को लिखा है उसको नहीं काउंट करना है। ठीक है, हमें बस ये देखना है कि एक आई ऑथर ने कितने ऑथर के साथ किया। तो अगर मान लो उसने जे ऑथर के साथ 5 बुक भी लिखी हो, मैं 5 को थोड़ी ऐड करूंगा, मैं तो सम में 1 को ऐड करूंगा कि इस एक ऑथर के साथ कोलैबोरेट किया, तो सम में +1 कर दो। तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। फिर नेक्स्ट ऑप्शन को देखो, मैक्स 0 ए 0 आई इन कॉलम्स ऑफ एम। हाँ तो देखो इसमें कोई गलती नहीं है, इसमें वो क्या कर रहा है, आई इन कॉलम्स ऑफ एम चेक कर रहा है, फॉर जे इन रोज ऑफ एम चेक कर रहा है। तो जो जे है वो अपना रोज में चल रहा है, एंड सम इज इक्वल्स टू 0 किया इसने। ठीक है, अगर मेरे पास क्या कहते हैं एम ऑफ जे ऑफ आई इज इक्वल्स टू 0 हुआ, तो हम लोग इज ग्रेटर देन 0 हुआ, तो हम लोग सम को इंक्रीमेंट कर देंगे +1, एंड इफ सम इज ग्रेटर देन मैक्स, मैक्स इज इक्वल्स टू सम एंड ए इज इक्वल्स टू आई, कि ए इज इक्वल्स टू आई। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा क्या कहते हैं लॉजिक में एरर हो सकता है, मतलब कुछ इसमें चेंज हो सकता है, तो इस ऑप्शन को हम अभी देखते हैं, पहले लास्ट ऑप्शन को देख लेते हैं फिर इस पे आएंगे। तो आई इन कॉलम्स ऑफ एम, जे इन इतना, और यहाँ पे भी एम ऑफ जे ऑफ आई ही प्लस कर रहा है, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, एंड करेक्ट ऑप्शन विल बी दिस। ठीक है, अब यहाँ पे देखो लॉजिक क्या चेंज कर दिया उसने, आई को चला रहा है कॉलम्स में, तो मान लो ये अपनी मैट्रिक्स होगी, आई कहाँ पे चल रहा है कॉलम्स में, जे कहाँ पे चल रहा है इधर, जे कहाँ पे चल रहा है इधर। जब मेरा आई इधर है, जब मेरा आई इधर है, तो सम ऑफ 0, सम को हमने 0 कर दिया इस आई के लिए, सम इज इक्वल्स टू 0। फिर फॉर लूप मेरे पास जे जो है चलेगा, इफ मैट्रिक्स ऑफ जे ऑफ आई, यानी जे रो एंड आई कॉलम पे, तो ये अपना आई है, जे रो मेरे पास, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 0 होगा एंड ये आ जाएगा, तो 1,0। ठीक है, 1,0, फिर सम इज इक्वल्स टू सम +1, अगर यहाँ इन दोनों की वैल्यू में मुझे क्या कहते हैं ग्रेटर देन 0 मिल रहा हो, फिर मेरा जे आगे जाएगा, जे आगे गया, फिर हमने इस कॉलम को चेक किया, फिर मेरा जे आगे गया, फिर हमने इस कॉलम को चेक किया। तो बेसिकली इस आई इज इक्वल्स टू 0 के लिए हर एक बाकी ऑथर के साथ हमने देख लिया कि उनने बुक बनाई है नहीं बनाई, तो हम लोग सम को +1 कर दे रहे हैं, तो अपना ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, ये बस हम लोग देख रहे थे कि किस तरीके से चीज़ें चल रही हैं। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। The following pseudocode is executing using the shopping bills dataset. Each customer is being assigned a unique index between 0 to n-1। हम लोग हर एक कस्टमर को एक यूनिक इंडेक्स दे रहे हैं 0 से n-1 के बीच में। डिक्शनरी डी हैज़ ऑलरेडी बीन कंप्यूटेड एज कीज विद कीज एज इंडेक्स। ठीक है, ये जो हमारे पास हर एक कस्टमर का इंडेक्स है वो अपने पास डिक्शनरी डी में प्रेजेंट है, यानी डिक्शनरी डी में हर एक कस्टमर का इंडेक्स प्रेजेंट होगा एज की, एंड वैल्यू एज लिस्ट
वैल्यू एज लिस्ट ऑफ डिस्टिंक्ट शॉप विजिटेड बाय द कॉरेस्पॉन्डिंग कस्टमर। तो इस कस्टमर ने कितनी अलग अलग शॉप विजिट करी, मान लो शॉप ए, शॉप बी एंड शॉप सी इसने विजिट करी थी, तो ऐसे एक लिस्ट स्टोर हो रही होगी। ऐसे ही हर एक कस्टमर के साथ मेरे पास की वैल्यू पेयर बन रहा होगा, ठीक है। अज्यूम दैट देयर एग्जिस्ट अ प्रोसीजर इंटरसेक्शन विच टेक्स टू लिस्ट एज इनपुट एंड आउटपुट्स अनदर लिस्ट विच कंटेन्स कॉमन एलिमेंट्स इन द इनपुट लिस्ट। तो हमसे कहा जा रहा है कि एक प्रोसीजर है मेरे पास इंटरसेक्शन करके, वो क्या करता है, दो लिस्ट को एज इनपुट लेता है एंड उन दोनों लिस्ट के जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको रिटर्न करता है, ठीक है। तो ये जस्ट जैसे आपका मैथ में इंटरसेक्शन काम करता है उसी तरीके से ये फंक्शन भी काम कर रहा होगा, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे n इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ कीज ऑफ डी, तो n में क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ कस्टमर्स। मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू क्रिएट मैट्रिक्स n कॉमा n, यानी हमने एक मैट्रिक्स बनाई, उसमें मेरे पास n नंबर ऑफ कस्टमर रोज में ही आ जाएंगे एंड n नंबर ऑफ कस्टमर कॉलम्स में ही आ जाएंगे, ठीक है। फॉर ईच i इन रोज ऑफ मैट्रिक्स, फॉर ईच j इन कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स, यानी हम लोग अब हर एक पेयर को देखने वाले हैं। इफ i इज नॉट इज इक्वल्स टू j, यानी कि दोनों कस्टमर अलग अलग है, तो हम लोग मैट्रिक्स ऑफ i ऑफ j, ओके, मैट्रिक्स ऑफ आई ऑफ जे, यानी कि अपने पास जो कस्टमर आई होगा एंड जो कस्टमर जे होगा उनके साथ वैल्यू में क्या स्टोर करेंगे, वैल्यू में स्टोर करेंगे इंटरसेक्शन ऑफ डी ऑफ आई एंड डी ऑफ जे। डी ऑफ आई में क्या होगा, शॉप्स विजिटेड बाई आई, एंड डी ऑफ जे में क्या होगा, शॉप्स विजिटेड बाई जे। तो इन दोनों का अपना क्या कहते हैं, वो क्या होगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, जो शॉप आई और जे ने साथ में विजिट करी हो, यानी जो शॉप आई ने भी विजिट करी हो एंड जे ने भी विजिट करी हो, क्योंकि हम लोग इंटरसेक्शन ले रहे हैं, ठीक है, इंटरसेक्शन ले रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो शॉप इन दोनों ने विजिट करी हो वो शॉप आ जाएंगे इंटरसेक्शन में, और उस लिस्ट को हम कहाँ पे स्टोर कर दे रहे हैं, उस लिस्ट को हम स्टोर कर दे रहे हैं आई और जे के साथ इन द मैट्रिक्स, आई और जे के साथ इन द मैट्रिक्स, ठीक है। और यहाँ पे बोल रहा है इफ आई इज नॉट इज इक्वल टू जे, इफ में है तो एल्स में क्या हो जाएगा, अगर आई और जे बराबर हो, यानी कि हम लोग अगर सेम सेम अपने उस पे, तो हम लोग एम्प्टी लिस्ट स्टोर कर रहे हैं। तो एम्प्टी लिस्ट कहाँ पे स्टोर कर रहे हैं, अगर मेरे पास सेम ऑथर हो, यानी इस डिक्शनरी में ऐसा इस मैट्रिक्स में ऐसा होगा ना, जीरो रो एंड जीरो कॉलम, तो जहाँ पे ये दोनों सेम है वहाँ पे एम्प्टी है, जहाँ पे अलग अलग होंगे वहाँ पे आई जीरो रो एंड वन कॉलम, मान लो ये था। तो यहाँ पे कौन सी लिस्ट आएगी, यहाँ पे ये लिस्ट आएगी जो शॉप आई, जो शॉप जीरो और वन दोनों ने विजिट करी हो वो यहाँ पे आ रही होगी, ठीक है। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन को, क्वेश्चन क्या बोलता है, कंसिडर द एडजेंसी मैट्रिक्स, मैट्रिक्स कंस्ट्रक्टेड अबव, हम लोग ऊपर वाली मैट्रिक्स को कंसिडर करेंगे। अज्यूम दैट देयर एग्जिस्ट अ प्रोसीजर रिमूव डुप्लीकेट विच रिसीव्स अ लिस्ट ऑफ इनपुट, list as input and removes all the duplicates elements in the list, when will हम अब हमसे पूछता है when will find good set of matrix return true। हमसे बोला कि कब ये जो find good set of matrix है ये true रिटर्न करेगा, यानी कि जो प्रोसीजर है इसमें जब हम लोग इस वाली मैट्रिक्स को जो हमने यहाँ पे बनाई, जिसमें दो आई और जे के बीच में मुझे वैल्यू क्या मिल रही है, आई और जे ने कौन से स्टोर साथ में विजिट करें, उनमें हम लोग क्या कर रहे हैं, उसमें लिस्ट को स्टोर कर रहे हैं, अगर सेम है तो एम्प्टी लिस्ट स्टोर कर रहे हैं। तो हमें बताना है कि अगर इस मैट्रिक्स को हम फाइंड गुड सेट में डालते हैं तो हमें क्या चीज़ जो है इनपुट मिल रही होगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि क्या होने वाला है इस वाले प्रोसीजर में, कब ये प्रोसीजर हमें ट्रू रिटर्न करेगा। तो देखो, प्रोसीजर फाइंड गुड सेट फॉर ईच आई इन रोज ऑफ एम, तो आई मेरा कहाँ पे चल रहा है, रोज ऑफ एम में। तो जो मेरे पास मैट्रिक्स है उसमें रोज मेरे पास क्या है, कस्टमर के इंडिसेस, कॉलम्स भी मेरे पास क्या है, कस्टमर के इंडिसेस। तो आई कहाँ पे चल रहा है, रोज ऑफ एम में, यानी कस्टमर के इंडेक्स पे। जे कहाँ पे चल रहा है, कॉलम्स ऑफ एम में, यानी कि कस्टमर के इंडेक्स में। एच कहाँ पे चल रहा है, रोज ऑफ एम में, यानी कि कस्टमर के इंडेक्स में। तो जो मेरे पास कस्टमर के इंडेक्स होंगे 0 1 2 3 ऐसे करके सो ऑन तक, तो 0 1 2 3 एंड फिर यहाँ पे भी 0 1 2 3। तो यहाँ पे आई भी मेरा इस पे चल रहा है, जे भी मेरा इस पे चल रहा है एंड एच भी मेरा इन्हीं पे चल रहा है, एच भी मेरा अपना इसी पे चल रहा है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से चलेगा, एच इंक्रीमेंट करता रहेगा, जैसे जैसे एच अपना एंड पे आया, जैसे ही एच मेरा एंड पे आ गया तब मेरा जे इंक्रीमेंट करके कर जाएगा 1, फिर वापस से एच सारे चलेगा, फिर मेरा जे इंक्रीमेंट कर जाएगा 2। अब जैसे ही मेरा जे इंक्रीमेंट किया एंड तक, तब मेरा आई इंक्रीमेंट करेगा 1, और जैसे ही आई 1 पे आया तब मेरे पास जे वापस से 0 होगा एंड एच मेरे पास वापस से चलेगा। तो इस तरीके से चलने वाला है, ठीक है, इस तरीके से जो है चीज़ें चलेंगी। तो अब हम देखते हैं कि कैसे यहाँ पे चीज़ें हो रही होंगी। तो जब हम लोग ये चीज़ देख रहे हैं, हर एक तीनों के लिए पेयर के लिए हम लोग हर एक जो है यहाँ पे 0 0 0 अपने पास यहाँ पे जो है सेम वो आ गया, तो हम लोग क्या करेंगे, 3 3 के पेयर बनाएंगे अपने कस्टमर्स के। वहाँ पे ये कह रहा है
जैसे ही मेरे पास एक 3 का पेयर आएगा, हम लोग ने क्या कर दिया, लिस्ट 1 को एम्प्टी लिस्ट कर दिया, लिस्ट 1 को हमने एम्प्टी लिस्ट कर दिया। फिर ये हमसे क्या बोल रहा है कि अगर लेंथ ऑफ m ऑफ i ऑफ j, यानी कि i से j तक मैट्रिक्स में अपने पास जो लिस्ट है उस लिस्ट की लेंथ अगर 1 हो, यानी i और j क्या कर रहे हो, i और j केवल एक स्टोर विजिट करते हैं टुगेदर, i और j केवल एक ही स्टोर विजिट करते हैं टुगेदर। क्योंकि यहाँ पे क्या स्टोर हो रहा था कि i और j के बीच में एक लिस्ट स्टोर होगी उन स्टोर्स की जो स्टोर वो साथ में विजिट कर रहे हैं, जो स्टोर वो साथ में विजिट कर रहे हैं। तो यहाँ पे m ऑफ i ऑफ j जो लिस्ट होगी, अगर उस लिस्ट की लेंथ इज 1, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, और इसके साथ एक और कंडीशन देखेंगे। कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है, मेंबर ऑफ डी ऑफ एच कॉमा फर्स्ट ऑफ एम ऑफ आई ऑफ जे, यानी कि अगर आई और जे के बीच में कॉमन स्टोर इज 1, और अगर वो स्टोर इज अ मेंबर ऑफ डी ऑफ एच, इज अ मेंबर ऑफ डी ऑफ एच, तो ही हम लोग क्या करेंगे, लिस्ट ऑफ डी ऑफ एच क्या होगा अपने पास, जो ये एच है ये भी एक मेरे पास क्या है, कस्टमर है। तो डिक्शनरी में इस एच के लिए, डिक्शनरी में इस एच के लिए जितने भी मेरे पास लिस्ट होंगी, जितने भी मेरे पास लिस्ट होंगी, उस लिस्ट में जितने भी स्टोर होंगे जो कि ये एच विजिट करता है, जो कि ये एच विजिट करता है, अगर ये वाला जो स्टोर है, अगर जो ये वाला स्टोर है जो कि आया है आई और जे के बीच में कॉमन, अगर ये एच में है, अगर ये एच में भी है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एम ऑफ आई ऑफ जे को हम लोग क्या कर रहे हैं, लिस्ट 1 में अपेंड कर दे रहे हैं। तो अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, आई और जे के बीच में एक ही स्टोर कॉमन था, यानी आई और जे एक कॉमन स्टोर विजिट करते हैं, यानी आई भी विजिट कर रहा है, जे भी विजिट कर रहा है। अब अगर यही स्टोर अपना डी ऑफ एच में भी है, यानी ये स्टोर जो है वो एच भी विजिट कर रहा है, तो हम लोग उस स्टोर को क्या कर रहे हैं, लिस्ट 1 में डाल दे रहे हैं। यानी कि आई, जे और एच जो ये तीन अपने पास कस्टमर हैं, अगर ये तीनों जो है एक किसी स्टोर को विजिट कर रहे हैं, तो हम लोग लिस्ट 1 में उस स्टोर को डाल दे रहे हैं। ठीक है, फिर वापस से सेम चीज़ आई और एच के साथ करेंगे कि अगर आई और एच यहाँ पे क्या कहते हैं, एक स्टोर को विजिट करते हैं, और अगर वो मुझे जे में भी मिल जाए, यानी वो स्टोर जे भी विजिट करता है, तो मैं क्या करूँगा, उस स्टोर को लिस्ट 1 में डाल दूंगा। फिर सिमिलरली अगर जे और एच एक कॉमन स्टोर को विजिट करते हैं एंड वो स्टोर मुझे डी ऑफ आई में भी मिल जाता है, यानी आई भी उस स्टोर को विजिट करता है, तो मैं क्या करूँगा, उस स्टोर को लिस्ट 1 में डाल दूंगा। तो बेसिकली हो क्या रहा है, यहाँ पे हो रहा है कि आई, जे और एच, अपने पास तीन कस्टमर है आई, जे और एच, ये तीनों साथ में जो स्टोर विजिट करते हैं, ये तीनों जो स्टोर साथ में विजिट करते हैं, उन सारे स्टोर का नाम हम लोग कहाँ पे अपेंड कर रहे हैं, लिस्ट 1 में अपेंड कर रहे हैं, लिस्ट 1 में अपेंड कर रहे हैं। फिर लिस्ट 1 में हम लगा रहे हैं डुप्लीकेट और रिमूव डुप्लीकेट ऑफ लिस्ट 1, यानी लिस्ट 1 में जितने भी मेरे पास डुप्लीकेट स्टोर आए होंगे मैं उनको हटा दूंगा, लिस्ट 1 में जितने भी डुप्लीकेट स्टोर आए होंगे मैं उनको हटा दूंगा। अब ये यहाँ पे बोलता है कि इफ लेंथ ऑफ लिस्ट इज इक्वल्स टू 1 देन रिटर्न ट्रू। तो लिस्ट में क्या आ रहा होगा, जगह जब हम लोग डुप्लीकेट हटा देंगे तो लिस्ट में क्या आ रहा होगा, डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ स्टोर जो कि आई, जे और एच तीनों साथ में विजिट कर रहे थे, अगर इसकी लेंथ 1 है, यानी कि केवल ऐसा एक ही स्टोर है जो कि आई, जे और एच तीनों साथ में विजिट करते हैं, तो हम लोग क्या रिटर्न कर दे रहे हैं, ट्रू। तो ट्रू कब रिटर्न करेगा, ट्रू तब रिटर्न करेगा अगर मेरे पास तीन ऐसे अपने पास कस्टमर हैं जो कि एक ही स्टोर को विजिट करते हैं, जो कि एक ही स्टोर को विजिट करते हैं, तो अपने पास क्या हो जाएगा, वहाँ पे रिटर्न ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, हाँ, तो मेरे पास ऐसा होगा कि कोई भी किसी भी तीन पेयर ऑफ कस्टमर के लिए अगर मेरे पास एक ही स्टोर ऐसा मिले उनके बीच में कॉमन, तो ट्रू रिटर्न हो रहा होगा। अब हम ऑप्शंस देखते हैं, वहाँ हमें समझ में आएगा। तो ट्रू कब, हमसे पूछा था कि कब ट्रू रिटर्न करेगा, इफ देयर एग्जिस्ट 3 कस्टमर हु हैव विजिटेड ऑल द 3 शॉप्स। तो नहीं, ऑल द 3 शॉप्स तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ऑल द 3 शॉप्स होगा तो यहाँ पे लिस्ट 1 में मुझे डिस्टिंक्ट एलिमेंट क्या मिलेंगे, 3 शॉप्स मिल रही होंगी। ठीक है, लिस्ट 1 में मुझे डिस्टिंक्ट एलिमेंट क्या मिल रहे होंगे, 3 शॉप्स मिल रही होंगी। फिर इफ देयर एग्जिस्ट 3 कस्टमर सच दैट एवरी पेयर ऑफ कस्टमर अमंग देम हैव विजिटेड ओनली वन एंड द सेम शॉप इन कॉमन, ये करेक्ट होगा। 3 कस्टमर हैं, उसमें कितने भी मैं पेयर बना लूँ, उन तीनों ने बस एक ही शॉप को विजिट किया है और वहीं एक कॉमन है उनके बीच में, तो अपना जो है फंक्शन वो ट्रू रिटर्न कर रहा होगा। ठीक है, इफ देयर एग्जिस्ट 3 कस्टमर हु हैव विजिटेड एग्जैक्टली 1 शॉप। ओके, तो ये वाला ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। अब क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि देखो हम लोग यहाँ पे ऐसा 3 कस्टमर को हम लोग नहीं देख रहे कि आई, जे और एच साथ में, हम लोग ये देख रहे हैं कि आई और जे भी क्या कहते हैं, एक ही जा रहे हो, जे और एच भी वहीं सेम जा रहे हो, और आई और एच भी वहीं सेम जा रहे हो, इसलिए ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखो तो वो क्या बोलता है
कि आई और जे के लिए अलग से किया है, आई और एच के लिए अलग से किया है, एंड जे और एच के लिए अलग से किया है, इसलिए ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। फिर इफ देयर एग्जिस्ट 3 कस्टमर वेयर ईच पेयर अमंग देम हैव विजिटेड एग्जैक्टली वन शॉप इनकम, हैव विजिटेड, ये तो सेम ही लग रहा है। तो क्या है ऑप्शन, इफ देयर एग्जिस्ट 3 कस्टमर सच दैट एवरी पेयर ऑफ कस्टमर अमंग देम हैव विजिटेड ओनली वन एंड द सेम शॉप। फिर यहाँ पे क्या बोल रहा है, इफ देयर हैव विजिटेड ओनली एग्जैक्टली वन शॉप इन कॉमन। तो हु हैव विजिटेड एग्जैक्टली वन शॉप इन कॉमन, यहाँ पे क्या है, दे हैव विजिटेड ओनली वन एंड द सेम शॉप इन कॉमन। ओके, ओनली वन इन द सेम शॉप इन कॉमन, तो ये अपना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उस पेयर ने एक ही शॉप ली हो, यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे वो बोल रहा है हु हैव ईच पेयर हैव विजिटेड एग्जैक्टली वन शॉप इन कॉमन, तो यहाँ पे बोला है कि उन पेयर ने एग्जैक्टली वन शॉप ली हो। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि उन पेयर ने एग्जैक्टली वन शॉप ली हो और वो सेम हो अपने पास थर्ड के, तब हो रहा है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है, आई गेट इट, बट ये वाला ऑप्शन अपना करेक्ट होगा। ठीक है, एक बार आप लोग खुद से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई जरूर करना। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, फॉर अ पेयर ऑफ कस्टमर आई और जे, J is said to be the shopping partner of I. If I and J have visited at least 2 shops in common, अगर उन्होंने कम से कम 2 शॉप कॉमन जो है विजिट करी हो, फाइंड टॉप कस्टमर मैट्रिक्स फाइंड्स अ कस्टमर हु हैज़ द मैक्सिमम शॉपिंग पार्टनर। यानी किसके जो है पार्टनर सबसे ज़्यादा होंगे, यानी कि उनके बीच में जो कॉमन शॉप है वो क्या कहते हैं, 2 या फिर 2 से ज़्यादा हो तो वो शॉपिंग पार्टनर है। ऐसा वो कितने पार्टनर्स के साथ है, कितने ऐसे शॉपिंग वाले लोगों के साथ है, तब उनको हम काउंट कर रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास क्या आएगा, ओके हमें यहाँ पे ऑप्शंस बताने, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, तो मैट्रिक्स आया, तो मैक्स इज इक्वल्स टू 0, ए इज इक्वल्स टू 0 फॉर आई इन रोज ऑफ एम, यानी कि आई मेरा कहाँ पे चल रहा है, कस्टमर पे, उस कस्टमर के लिए मैंने सी को 0 कर दिया। फॉर जे इन कॉलम ऑफ एम, तो मैंने वो क्या कर दिया, 0 कर दिया। यहाँ पे क्या हुआ, लेंथ ऑफ एम ऑफ आई ऑफ जे इज इक्वल्स टू 2, यानी कि उनके बीच में कॉमन शॉप कितने हो, 2। ऑप्शन में क्या बोला है, एटलीस्ट 2, केवल 2 नहीं, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे उसने क्या बोला, ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 का मतलब यहाँ पे ये करेक्ट होगा, 2 या फिर 2 से ज़्यादा, तो ये अपने पास करेक्ट हो रहा होगा। तो हाँ, तो इफ़ सी इज़ ग्रेटर देन मैक्स देन मैक्स इज इक्वल्स टू सी, एंड रिटर्न हम लोग क्या कर दे रहे हैं, ए, यानी कि जिस कस्टमर के सबसे ज़्यादा होंगे वो यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे क्या कहते हैं, करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बन रहा है। फिर यहाँ पे भी इज इक्वल्स टू 2 है, तो ऑप्शन गलत। एंड यहाँ पे ग्रेटर देन 1 है, लेकिन यहाँ पे गलती कहाँ पे करी है, हाँ यहाँ पे रिटर्न कर दे रहा है मैक्स, यहाँ पे रिटर्न कर दे रहा है मैक्स, लेकिन रिटर्न हमें क्या करना था, रिटर्न करना था फाइंड्स अ कस्टमर, तो वो कस्टमर को फाइंड करता है, ना कि मैक्सिमम नंबर को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 10 में अपने पास कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो इस तरीके से जो अपना यहाँ पे वीक नंबर 10 का जो ग्रेडेड असाइनमेंट था वो खत्म हो चुका है, जहाँ पे हम लोगों ने सारे क्वेश्चन को इन डिटेल डिस्कस किया। यहाँ पे जो क्वेश्चंस का लेवल था वो हमें ज़्यादा देखने को मिल सकता है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो कि आपको चैलेंज ज़रूर करेंगे। ठीक है, तो मैं चाहूँगा कि जब आपने इस वीडियो को देख लिया तो आप लोग एक बार खुद से भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई ज़रूर करना। ठीक है, तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप बिल्डिंग योर सेल्फ। थैंक यू।